चलिए करते हैं इसको डिस्कस। सवाल थोड़ा ने बोल ही दिया कि अगेन ये जो इलेक्ट्रॉन है, चार्ज बड़ा माइनस ई है, मास एम है, ये इस मैग्नेटिक फील्ड रीजन के अंदर इस तरह से एंटर हो रहा है। ये वाला एंगल आपके पास थीटा है, ये मैग्नेटिक फील्ड बी है, इस तरफ किसी प्रकार की मैग्नेटिक फील्ड है नहीं। फाइंड टाइम स्पेंट बाय इलेक्ट्रॉन इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड। इस मैग्नेटिक फील्ड वाले रीजन के अंदर इस इलेक्ट्रॉन ने कितना टाइम स्पेंड किया ये बताएंगे। ये इलेक्ट्रॉन आया 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 आया, जब तक ये इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड वाले रीजन में एंटर नहीं करता तब तक इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। जैसे ही ये यहाँ पर इंसर्ट हुआ इसकी वेलोसिटी है v। ये वाला एंगल थीटा तो ये वाला एंगल भी थीटा। जिस सर्कल पर मूव करेगा उस सर्कल का जो रेडियस होगा वो होगा mv/eb। जिस एंगुलर वेलोसिटी से ये मूव करेगा दैट विल बी ऑफ कोर्स eb/m। बड़ा चार्ज है, मैंने e लिख दिया, ठीक है। सेंटर किस तरफ होगा? v है ऐसे, b है ऐसे। राइट हैंड लीजिए, v की तरफ ऐसे उंगलियां फैला दी, b है अंदर की तरफ, b की तरफ उंगलियां कर्ल की तो अंगूठा आ गया इस तरफ, अंगूठा आ गया ऐसे इस तरफ। लेकिन चार्ज नेगेटिव है तो v क्रॉस b की तरफ फोर्स नहीं लगेगा बल्कि v क्रॉस b के अपोजिट लगेगा। तो फोर्स लगेगा इस तरफ, फोर्स लगेगा इस तरफ। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अलोंग जिस तरफ फोर्स लगता है उसी तरफ बड़ा आपका सेंटर होता है। और यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है ये ऑफ कोर्स उस सर्कुलर मोशन का रेडियस। इसको सेंटर मानते हुए ये वाला चार्ज पार्टिकल ऐसे 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 मूव करेगा। यहाँ पर जगह सफिशिएंट नहीं है तो मैं अगला पेज यूज़ कर लेता हूँ। चलिए ठीक है। तो आपका जो इलेक्ट्रॉन था उसके पास, जो आपका इलेक्ट्रॉन था उसके पास वेलोसिटी थी v और ऐसे एंटर कर रहा था। ये वाला एंगल थीटा, ये वाला एंगल थीटा। इसका जो सेंटर था वो बड़ा इस तरफ यहाँ कहीं आया। ये लीजिए बड़ा आपका सेंटर, सेंटर से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है बड़ा ये आपका रेडियस, isn't it? अब इस सेंटर के अबाउट ये पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करेगा। इसके पास जो भी वेलोसिटी होगी वो हमेशा दोनों को जोड़ने वाले लाइन के परपेंडिकुलर होगी और यूं चलते 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 ये यहाँ कहीं आ जाएगा ऐसे। ये डिस्टेंस आर तो बड़ा ये डिस्टेंस भी आर। मैं बड़ा एक परपेंडिकुलर और खींच देता हूँ ऐसे, और खींचेगा बड़ा परपेंडिकुलर खींचा तो ये वाला एंगल 90 तो ये वाला एंगल भी तो 90। जब यहाँ से यही इलेक्ट्रॉन वापस जा रहा होगा तब भी इसकी स्पीड तो v ही होगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो होती है ना वो कभी भी काइनेटिक एनर्जी को यानी स्पीड को चेंज नहीं कर सकती। वो सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी की डायरेक्शन को ही चेंज करने की जिम्मेदारी रखती है। ये जो भी वेलोसिटी होगी ये ऑफ कोर्स सेंटर से जोड़ने वाली लाइन के परपेंडिकुलर होगी। कारण हम जानते हैं, कारण ये है कि फोर्स इस तरफ लग रहा होगा और वेलोसिटी और फोर्स हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, बढ़िया। ये सेंटर है और सेंटर के बाद ये आपका सर्कुलर मोशन है। ऑब्वियस बात है पूरा सर्कल कंप्लीट नहीं किया, लेकिन ये जो मोशन है बड़ा ये इसका सर्कुलर। इसके बाद बड़ा चार्ज पार्टिकल जैसे इस रीजन में पहुंचा, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड तो है नहीं, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है नहीं, तो इस कारण से ये अब ऐसे स्ट्रेट लाइन के लोग भागता चला जाएगा, भागता चला जाएगा ऐसे। अब एक कांस्टेंट स्पीड से लगातार चलता जाएगा। थोड़ी ज्योमेट्री देखें, चलिए मैं आपको थोड़ी सी बढ़िया सी ज्योमेट्री दिखाता हूँ। ये वाला एंगल थीटा, ये रेडियल डायरेक्शन, ये वेलोसिटी की टेंजेंशियल डायरेक्शन, दोनों के बीच टोटल एंगल 90 होना चाहिए। तो ये वाला एंगल मेरे पास अपने आप आ गया 90 माइनस थीटा। ये वाला एंगल 90 है, ये 90 माइनस थीटा है। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होना चाहिए, इसलिए ये वाला एंगल थीटा। ये वाला जो राइट एंगल ट्राइंगल है और ये वाला जो राइट एंगल ट्राइंगल है ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। नजर आ गए भाई? ये रेडियस बराबर, ये वाले साइड कॉमन, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम, तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट।
दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, तो ये वाला एंगल अगर थीटा तो ये वाला एंगल भी आपके पास थीटा, ठीक है। ये वाला एंगल थीटा तो बेटा ये वापस से आपके पास 90 माइनस थीटा, ये वाला एंगल आपके पास फिर से थीटा। अब जरा ध्यान से देखना, इस सेंटर के अबाउट चार्ज पार्टिकल यूं चलते 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 ऐसे आया, तो कुल मिलाकर इस चार्ज पार्टिकल ने जितना एंगल ट्रेवल किया है सेंटर के अबाउट, दैट एंगल इज बेसिकली 2 पाई में से ये 2 थीटा माइनस कर दो। सर ये चार्ज पार्टिकल ऐसे कांस्टेंट ओमेगा कांस्टेंट स्पीड से लगातार जा रहा है, और मुझसे सवाल में ये पूछा है कि इसने मैग्नेटिक फील्ड वाले रीजन के अंदर कितना समय बिताया है। मतलब बेसिकली मुझसे ये पूछ रहा है कि यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम कितना है। वेरी सिंपल, कितना एंगल ट्रेवल किया है, एंगल ट्रेवल किया है 2 पाई माइनस 2 थीटा, एंड इट शुड बी इक्वल टू ओमेगा इंटू टी। ओमेगा मेरे प्यारे बच्चों को याद ही रहता है, दैट इज ऑफ कोर्स क्यू बी अपॉन एम। बस बड़ा जो चार्ज पार्टिकल है उसके चार्ज की वैल्यू ई है, माइनस तो बड़ा ठीक है हटा दिया करो, ओमेगा तो पॉजिटिव आएगा ना, इंटू टी। टाइम की मेरे पास वैल्यू आ गई है 2 टाइम्स पाई माइनस थीटा इंटू एम अपॉन ई। ये हमारे पास टाइम आ गया। इतने टाइम तक चार्ज पार्टिकल अंदर रहेगा। कोई अगर फिर से मुझसे पूछ ले कि सर इम्पल्स कितना होगा, तो इम्पल्स बड़ा चेंज इन मोमेंटम होगा। फिर से इनिशियल मोमेंटम कितना है, फाइनल मोमेंटम कितना है, तुम लिख कर बड़े आराम से इम्पल्स लिख सकते हो। कोई मुझसे पूछ ले कि व्हाट इज द वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड, तो बोल देना कि वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड हमेशा जीरो रहेगी। मैग्नेटिक फोर्स हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर रहता है, इसलिए मैग्नेटिक फोर्स का तो कोई वर्क डन होगा ही नहीं। ठीक है, ऐसे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। थोड़ा सा सिचुएशन को और टफ करते हैं। ठीक है, पिछले दोनों सवाल तो काफ़ी हद तक एक दूसरे से रिलेटेड ही थे, एक दूसरे के जैसे ही थे। मैं सवाल को थोड़ा सा टफ कर रहा हूँ, देखना। यहाँ किसी प्रकार की कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, यहाँ भी किसी प्रकार की कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। ठीक है, इन दोनों ही रीजन में कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, लेकिन इनके बीच में एक रेक्टेंगुलर रीजन है जिसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड है। ये एक रीजन है जिसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड है। लेंथ तो बड़ा अच्छी खासी है, विड्थ डी है, विड्थ कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ी सी विड्थ है डी जो दे रखी है। और मैग्नेटिक फील्ड इस रीजन में ऐसे अंदर की तरफ है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है और बी दे रखी है। एक चार्ज पार्टिकल है जिसके पास चार्ज क्यू है और मास एम है, ये ऐसे मैग्नेटिक फील्ड रीजन के अंदर एंटर करता है। बच्चे बोलेंगे सर तो बिल्कुल पहले वाले सवाल जैसा हो गया, जैसे बिल्कुल पहले वाला सवाल क्या था ना कि चार्ज पार्टिकल ऐसे मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एंटर किया था। हमारा बिल्कुल वैसा ही सवाल है, बस पिछले वाले उस सबसे पहले वाले सवाल में क्या था कि यहाँ पर पूरे रीजन के अंदर आपका मैग्नेटिक फील्ड था। इस बार क्या है कि मैंने सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सिर्फ इतने से रीजन में रखी है, इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड रखी ही नहीं है। तो इस कारण से क्या होगा कि चार्ज पार्टिकल चलते 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 यहाँ तक आएगा, फिर उसके बाद बाहर निकल जाएगा। एक बार इस मैग्नेटिक फील्ड वाले रीजन से अगर बाहर निकल गया फिर तो ऑब्वियस बात है उस पर फोर्स ही नहीं लगेगा, तो फिर वो लगातार स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग चलता जाएगा। तो सवाल थोड़ा सा डिफरेंट हो गया इस बार। ठीक है, तो सबसे पहले वाला जो सवाल था उसमें तो बड़ा काफ़ी दूर तक मैग्नेटिक फील्ड थी, इस बार सिर्फ और सिर्फ इतने से रीजन तक ही मैग्नेटिक फील्ड है। और मैंने बता दिया कि ये वाला डिस्टेंस बहुत छोटी है। इवन सवाल के अंदर में लिखा हुआ है कि डी इज लेस देन एम वी अपॉन क्यू बी। ये एम वी अपॉन क्यू बी से छोटा क्यों है, ये आपको बड़ा सवाल करते करते दिख जाएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्यू चार्ज एम मास का चार्ज ऐसे वी वेलोसिटी से एंटर करता है, और जो इंटरफेस है ना इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन से वी वेलोसिटी से एंटर कर रहा है। ये जो डी है ये बहुत बड़ा नहीं है, अगर बहुत बड़ा होता तो ये चार्ज पार्टिकल यूं आधा सर्कल कंप्लीट करके चला जाता। ये तो छोटा है इसलिए बड़ा वो आधा सर्कल कंप्लीट करने से पहले ही बाहर निकल जाएगा, क्योंकि इस तरफ भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ और सिर्फ इस इतने से रीजन के अंदर है। सवाल बेटा, फाइंड टाइम स्पेंट बाय चार्ज पार्टिकल इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड। इस रीजन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर उसने कितना समय बताया ये निकालो, एंड ऑल्सो फाइंड चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम में कितना चेंज है वो निकालो। बेटा इधर की तरफ आप एक्स एक्सेस मान लेना, इधर की तरफ आप एक बार वाई एक्सेस मान लेना। ठीक है, और बस ये दो चीज़ें पूछिए, चेंज इन मोमेंटम पूछ लो या इम्पल्स पूछ लो, एक ही बात है। तो चलिए करते हैं, सोचते हैं, बहुत बड़ा काम ऐसा ये है नहीं। सॉरी।
सॉरी, देखिए ये चार्ज पार्टिकल आया और आते 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 यहां पहुंचा। जब तक ये चार्ज पार्टिकल यहां पर है तो कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, मैग्नेटिक फोर्स नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, फोर्स नहीं है। ये चार्ज पार्टिकल जैसे ही v वेलोसिटी से एंटर किया, अब फोर्स लगेगा। फोर्स किधर रहेगा? v क्रॉस b की तरफ। v है ऐसे, b है ऐसे, v क्रॉस b, बड़ा फोर्स लगेगा ऐसे। आप तो जानते हो समझदार बच्चों कि फोर्स लगेगा इस तरफ, तो ऑब्वियस बात है कि सेंटर भी यहां कहीं आएगा। ये सेंटर से यहां तक की जो डिस्टेंस है ये एक्चुअली इसके सर्कुलर मोशन का एक तरीके से रेडियस है। ये रेडियस mv/qb है। सॉरी बेटा, चार्ज q बड़ा है, qb है। सवाल में मैंने बेटा स्पेसिफिकली ये लिख रखा है कि d की वैल्यू mv/qb से छोटी है। मैं उसका अर्थ समझाऊंगा। अब इस सेंटर के अबाउट ये चार्ज पार्टिकल जो है ये सर्कुलर मोशन करते 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 यूं निकल जाएगा। ये बेटा आपका जिस सर्कल में रेडियस को, और चलते 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 जब यहां से बाहर निकलेगा तब भी वेलोसिटी v। सर आपको पता कैसे चला कि ये चार्ज पार्टिकल यहां से बाहर निकलेगा? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ये चार्ज पार्टिकल यूं जाए 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 और ऐसे वापस आ जाए? हाँ, ऐसा हो सकता था। कब? सुनना, जब ये जो आपकी d डिस्टेंस थी अगर इसकी वैल्यू r से बड़ी होती, अगर d की वैल्यू mv/qb से बड़ी होती, तब ऐसा हो सकता था कि चार्ज पार्टिकल एंटर किया v वेलोसिटी से, सेंटर आता यहाँ कहीं, या था आपके पास r, और चार्ज पार्टिकल इस सेंटर के अबाउट यूं चलते 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 यूं निकल जाता। ये r अगर d से छोटा होता तो ये चार्ज पार्टिकल पलट कर वापस आ जाता और ये सवाल बिल्कुल वैसा ही हो जाता जैसे हमने सबसे पहला वाला सवाल किया। लेकिन हमें जो सवाल में सिचुएशन दे रखी है उसमें r की जो वैल्यू है वो d से छोटी नहीं है, बल्कि बेटा r की जो वैल्यू है वो d से बड़ी है। सवाल में ढंग से बोल रहा, r की जो वैल्यू है, ये जो r की वैल्यू है बेटा ये d से बड़ी है। r की वैल्यू अगर d से छोटी होती तो कहानी बेटा ये होती। अगर d खूब बड़ा होता, d खूब बता, और r छोटा होता बेटा, फिर तो चार्ज पार्टिकल पलट के ऐसे चला जाता। इस बार ऐसा नहीं होगा। तो सर मुझे सवाल में पूछा कि बेटा तेरे सवाल में ये पूछा है कि यहाँ पर पार्टिकल स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग आ रहा है, स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग आ रहा है, स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग आ रहा है। अब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, और यहाँ पर फिर से वापस से ऐसे रीजन में पहुंच गया जहाँ पर फिर से मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, मैग्नेटिक फोर्स नहीं है, तो अब वो चलते 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 स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग चलता जाएगा। मुझसे ये पूछा है कि बताओ कितनी देर तक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये चार्ज पार्टिकल रहता है, मतलब यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम कितना है। वेरी सिंपल, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होना है। उस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का ओमेगा मुझे बड़े प्यार से पता है कि qb/m है। अगर मुझे ये पता लग जाए कि इस चार्ज पार्टिकल ने इस सेंटर के अबाउट कितना एंगल ट्रेवल किया है, काश मुझे ये वाला एंगल पता लग जाए तो मेरी लाइफ बहुत चिल हो जाएगी। आप कहोगे सर ये वाला एंगल निकालना तो बाएं हाथ का खेल है, हल्की सी ज्योमेट्री है। देखिएगा ये डिस्टेंस आपके पास d, ये वाला एंगल आपके पास 90, और सेंटर से पार्टिकल तक की जो डिस्टेंस है वो बड़ा ऑफ कोर्स आपके सर्कुलर मोशन का रेडियस है, जिसकी वैल्यू मुझे पता है mv/qb। इस राइट एंगल ट्रायंगल में मैं बड़े आराम से लिख सकता हूं कि साइन थीटा कैन बी रिटन एज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस इज ऑफ कोर्स r, जिसमें mv/qb भी लिख सकता हूं। तो थीटा की वैल्यू मेरे पास आ गई है साइन इनवर्स dqb/mv। इतना एंगल चला, हम बड़े आराम से दिस एंगल मस्ट बी इक्वल टू ओमेगा इंटू टी। एंगल जितना चला है उसको मैं लिख सकता हूं साइन इनवर्स ऑफ dqb/mv। ओमेगा मुझे पहले से बड़ा पता है, दैट इज qb/m इंटू टी।
किसी ने अगर मुझसे टाइम पूछा तो मैं बड़े आराम से बोल दूंगा कि टाइम विल बी m अपॉन क्यू बी इंटू साइन इनवर्स ऑफ बड़ा क्या डी क्यू बी अपॉन एम। लो प्यारे बच्चों, कितना टाइम ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर गुजारेगा वो टाइम हम बड़े आराम से इस तरह से निकाल सकते हैं। आई होप सब बच्चों को समझ में आ गया होगा। कोई बच्चा मुझसे पूछ ले कि सर चार्ज पार्टिकल पर मैग्नेटिक फोर्स का इम्पल्स कितना होगा। इम्पल्स विल बी ऑफ कोर्स फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल और इनिशियल मोमेंटम मैग्नीट्यूड में सेम है, डायरेक्शन चेंज हुई तो ऑफ कोर्स मोमेंटम तो चेंज हुआ है। फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम एम वी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, बड़ा इसे मैं एक्स एक्सिस मान रहा हूँ, इसे वाई मान रहा हूँ, तो इनिशियल मोमेंटम में लिख सकता हूँ एम वी आई कैप। तो इनिशियल मोमेंटम तो आ गया है एम वी आई कैप। व्हाट इज द फाइनल मोमेंटम? गौर करना बच्चों, ये वाला एंगल थीटा तो ऑब्वियस बात है कि ये वाला एंगल आपके पास 90 माइनस थीटा। रेडियस और वेलोसिटी के बीच टोटल एंगल 90 होता है। सॉरी, ये बात भूल गया, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन परपेंडिकुलर है तो ये वाला एंगल आपके पास आ जाएगा थीटा। रेडियस और वेलोसिटी के बीच टोटल एंगल 90 होता है, तो अगर ये 90 तो ऑब्वियस बात है कि ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा। ये वाला लाइन और ये वाला लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो अगर ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा तो ये वाला एंगल थीटा। अब इस v के दो कंपोनेंट आ गए, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग तो v cos थीटा, इधर की तरफ v sin थीटा। तो आप फाइनल मोमेंटम लिख सकते हो क्या बेटा? एम वी cos थीटा आई कैप प्लस एम वी साइन थीटा जे कैप। दिस इज फाइनल मोमेंटम, दिस इज इनिशियल मोमेंटम, सब्ट्रैक्शन ऑफ देम विल गिव अस द इंपल्स या फिर चेंज इन मोमेंटम। एक ही बात है, ठीक है प्यारे बच्चों, समझ गए सारा सवाल? और कैसे ये सवाल 1 से डिफरेंट है वो भी समझ गए होंगे। डी की वैल्यू आर से छोटी होगी तो क्या होगा, और डी की वैल्यू आर से बड़ी होगी तो क्या होगा, ये भी समझ में आपको आ ही गया होगा। कॉन्सेप्चुअली मेरे पास कोई नया सवाल नहीं है, बट ज्योमेट्री वाइज एक मेरे पास और सवाल है। इस सवाल के अंदर ऐसा मत मान के चलना कि मैं कोई तुम्हें नई चीज़ सिखा दूंगा ईएमएफ चैप्टर की। इस सवाल में मैं सिर्फ और सिर्फ थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स की ज्योमेट्री सिखा सकता हूँ, वो भी वो वाली ज्योमेट्री जो बड़ा मेरे ख्याल से आप लोगों ने मोस्टली 9th-10th क्लास में कभी न कभी पढ़ी होगी। हालांकि मेरी ऐसी फीलिंग है कि मोस्टली बच्चे तो शायद ये सवाल खुद ही सही कर लेंगे, ठीक है। मोस्टली, सॉरी मैं अपने स्टेटमेंट को वापस से रीफ्रेम करता हूँ, मोस्टली इंटेलिजेंट बच्चे शायद इस सवाल को कंप्लीटली सही कर लेंगे। इस चैप्टर को सिर्फ और सिर्फ दो ही कॉन्सेप्ट यूज आएंगे कि रेडियस होता है एम वी अपॉन क्यू बी और ओमेगा होता है क्यू बी अपॉन है। बाकी बेटा वही 9th-10th क्लास की ज्योमेट्री है, उससे कोई ज्योमेट्री नहीं है। देखिएगा, बाहर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं, बाहर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं, बाहर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं। ये एक सिलेंड्रिकल रीजन है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड ऐसे अंदर की तरफ है और उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है बी, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं, सिर्फ और सिर्फ इस सिलेंड्रिकल रीजन के अंदर ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ, जैसे सोलेनोइड होती है ना वैसे। अगर सोलेनोइड होता है तो उस मैग्नेटिक फील्ड ऐसे अंदर की तरफ होती है। इस सिलेंड्रिकल रीजन का जो रेडियस है वो मुझे आर दे रखा है, मैग्नेटिक फील्ड मेरे को बी दे रखी है। ये चार्ज पार्टिकल है जिसका मास m है, चार्ज q है, ये v वेलोसिटी से आ रहा है एंड इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड द एक्सिस ऑफ सिलेंडर। बड़ा जो सिलेंड्रिकल रीजन है इसकी जो एक्सिस है वेलोसिटी उसकी तरफ डायरेक्टेड है। आएगा 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 आएगा, जैसे मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा वैसे मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो बड़ा मोशन कैसा होगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। सवाल मेरा आपसे ये है कि फाइंड टाइम स्पेंड बाय चार्ज पार्टिकल इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड रीजन के अंदर चार्ज पार्टिकल ने कितना समय बिताया है। मैं तो ये चाहूँगा कि मेरे बच्चे जिनकी खास तौर से ज्योमेट्री वगैरह अच्छी हो, मतलब जिनको ज्योमेट्री समझ में आती हो, थोड़ी फैसिनेट करती हो, वो बच्चे तो कम से कम इसका आंसर खुद ही निकाल लें। जिन बच्चों को ज्योमेट्री वगैरह परेशान करती है बेटा वो ठीक है, आराम से सॉल्यूशन देखें, कभी सवाल आ जाए तो कर देना। तो चलिए सोचते हैं, यहाँ पर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो चार्ज पार्टिकल जिसका मास m है, चार्ज q है, वो भी वेलोसिटी से लगातार चलता जाएगा, कोई फोर्स तो है नहीं तो चलता ही जाएगा। ये चलते 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 इस रीजन में एंटर किया जहाँ कहीं मैग्नेटिक फील्ड है यूनिफॉर्म, वो भी वेलोसिटी के अपोजिट है। अब तो याद ही हो गया हमें
कि जब भी चार्ज पार्टिकल के पास वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगी वैसे उसका मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा। उस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का जो रेडियस होगा उसको मैं बड़े आराम से लिख सकता हूँ mv/qb। इस बार मैंने रेडियस को स्मॉल r से रिप्रेजेंट किया है क्योंकि कैपिटल R तो जो ना वो इस सिलेंड्रिकल रीजन के रेडियस को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ कर रखा है, तो मैंने स्मॉल r ले दिया, चलेगा ना। और उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी होगी ओमेगा जो होगा बड़ा दैट विल बी ऑफ कोर्स qb/m। अब सेंटर किस तरफ आएगा, v क्रॉस b की तरफ। v है ऐसे, b है ऐसे, v क्रॉस b सेंटर आएगा इस तरफ। ये रेडियल है तो ऑफ कोर्स फोर्स टेंजेंशियल डायरेक्शन में लगेगा और मैं मान लेता हूँ कि फोर्स लगेगा इस तरफ, तो सेंटर आएगा इस तरफ। यहाँ कहीं आपका सेंटर है। सेंटर से पार्टिकल तक की जो डिस्टेंस है बड़ा वो ऑफ कोर्स पाथ का रेडियस है, उस रेडियस को मैंने स्मॉल r लिख दिया है। अब इस सेंटर के अबाउट ये वाला चार्ज पार्टिकल लगातार सर्कुलर मोशन करेगा, कराते हैं। इस सेंटर के अबाउट ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा 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 और कभी न कभी यहाँ पहुँच जाएगा। यहाँ से फिर वो बाहर निकल जाएगा। जब एक बार बाहर निकल गया ना फिर उसका मोशन तो वापस से स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, है कि उसका मोशन तो वापस स्ट्रेट लाइन हो जाएगा क्योंकि बाहर फोर्स तो लग नहीं रहा, बड़ा फिर तो वो वेलोसिटी चलता जाएगा। जिस टाइम पर बाहर निकल रहा होगा उस टाइम पर स्पीड उतनी ही होगी। और अगेन ये सेंटर से जोड़ने वाली लाइन, अगेन कहानी का काफ़ी हद तक बड़ा वही है, फोर्स लगेगा इस तरफ ऐसे। ये ऑब्वियस बात है कि आपका टेंजेंशियल, ठीक। अब ध्यान से सुनना, ये टेंजेंशियल है, ये लाइन बड़ा टेंजेंशियल है, ठीक। तो ये जो वेलोसिटी है बड़ा आपकी रेडियल है। इसी वेलोसिटी को मैं पीछे की तरफ खींचूंगा 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 तो अगेन ये ऐसे सेंटर से गुजरेगी। ये आपके पास आ गया r मतलब वो सिलेंडर का रेडियस, सिलेंडर का रेडियस। मैंने आपसे सवाल में ये पूछा है कि इस चार्ज पार्टिकल ने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कितना समय गुजारा। अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कितना समय गुजारा है वो तो इस बात पर डिपेंड करता है कि इसने कितना एंगल ट्रेवल किया है। पूरा चक्कर तो काटा नहीं कि मैं 2πm/qb लिख दूं, कितना एंगल ट्रेवल किया है इस सेंटर के अबाउट। तो मुझे सिर्फ ये वाला एंगल चाहिए। ये वाला एंगल पता लग गया तो मेरी लाइफ काफ़ी चिल है। ये वाला एंगल निकालने के लिए ऑब्वियस बात है कि मुझे थोड़ा सा ज्योमेट्री यूज़ करना पड़ेगा। कैसे, सुनिएगा। ये बड़ा मैंने ऐसे एक लाइन खींच दी, मैंने कैसे लाइन खींच दी। ध्यान से देखना, आराम आराम से देखना। ये वाला जो ट्राइंगल है और ये वाला जो ट्राइंगल है, इन दोनों ट्राइंगल के अंदर गौर कीजिएगा, ये रेडियस और ये रेडियस बराबर, ये पाथ का रेडियस और ये पाथ का रेडियस बराबर, और ये वाले साइड कॉमन। इसलिए मैं बड़े आराम से कह सकता हूं कि ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। और अगर कॉन्ग्रुएंट होंगे तो अगर ये वाला एंगल 90 तो ऑफ कोर्स बेटा ये वाला एंगल भी आपका 90। अकल, ठीक है। कोई बच्चा कहते सर ये वाला 90 मेरे को समझ में नहीं आया, तो बेटा ये वाला 90 तो ये वाला 90, ये 90 तो ये भी आपका 90, ऐसे प्रूव कर सकते। फिर आपका ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी सेम होना चाहिए, तो ये वाला एंगल थीटा तो ये वाला एंगल आपका थीटा बन गया। अब तो इस राइट एंगल ट्रायंगल को देखो, मैं बड़े आराम से इत्मीनान से लिख सकता हूँ कि दिस राइट एंगल ट्रायंगल कैन से दैट कि cos थीटा इज इक्वल्स टू, इस राइट एंगल ट्रायंगल देखना, बेस अपॉन सॉरी cos थीटा नहीं tan रखा है कि tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है सिलेंडर का रेडियस, बेस है जिस सर्कल के लॉन्ग जा रहा है उसका रेडियस, दैट इज कैपिटल R अपॉन mv अपॉन qv। यहां से मेरे पास थीटा की वैल्यू आ गई tan इनवर्स ऑफ QBR अपॉन mv। लेकिन हमारा जो चार्ज पार्टिकल है
वो इस सर्कल के अंदर एंगल थीटा नहीं मूव किया है, बल्कि वो इस सर्कल के अंदर एंगल मूव किया 2 टाइम्स थीटा, ये वाला थीटा और ये वाला थीटा। टोटल एंगल ट्रेवल किया उसने 2 थीटा, किसी ने किसी एंगुलर वेलोसिटी से मल्टीप्लाई बाय टाइम, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। तो 2 टाइम्स tan इनवर्स ऑफ कैपिटल R अपॉन mv अपॉन QB शुड बी इक्वल टू ओमेगा। ओमेगा हमें याद ही है, दैट इज QB अपॉन m इंटू T। सॉल्व करते ही बेटा हमारे पास टाइम का आंसर आ गया। टाइम के आंसर आ गया बेटा कितना, 2m अपॉन QB इंटू tan इनवर्स ऑफ क्या R QB। ये बेटा आपका आंसर है। आई रियली होप कि बेटा सारा मामला बड़े आराम से इत्मीनान से समझिएगा। अच्छा सवाल है, हालांकि मैं ये तो नहीं कह रहा कि बेटा बहुत ज़्यादा फिजिक्स लगी है उसके अंदर, लेकिन मैथ्स इसमें ठीक ठाक थी, और जितनी बेटा मैथ्स थी वो ऐसे 9-10th क्लास के आसपास की ज्योमेट्री थी। खास तौर से ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल जो है इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना हुआ, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल देखना हुआ, tan थीटा देखना हुआ वगैरह वगैरह, ठीक है। अच्छा सवाल था, आगे चलते हैं। एक काफ़ी टफ सा सवाल और करते हैं। इस टफ सवाल के अंदर अच्छी खासी मैथमेटिक्स भी आएगी, बहुत सारी बातें भी होंगी। किसी बच्चे को ऐसा लगता हो कि सर मुझे तो सिर्फ और सिर्फ आसान चीज़ें पढ़नी है, टफ सवाल में कुछ खास पल्ले वल्ले नहीं पढ़ते, तो बेटा वो लगभग 15-20 मिनट आगे जा सकता है, क्योंकि इस सवाल को करने में मुझे 20 से 25 मिनट के आसपास का समय तो लग ही जाएगा। हालांकि सवाल में ऑब्वियस बात है कि पढ़ाते पढ़ाते या सवाल करते करते मैं काफ़ी बातें सिखा भी दूंगा, बट किसी बच्चे के मन में ऐसा खौफ रहता है किसी टफ सवाल को लेके, तो अगर छोड़ना चाहे तो इस सवाल को छोड़ भी सकता है, ठीक है। तो एक बार सिचुएशन देखिएगा। तो चलिए सिचुएशन देखते हैं। ये हमारे पास एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है जिसमें करंट जा रहा है I नीचे की तरफ, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है। ऑफ कोर्स इस रीजन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड होगी ऐसे बाहर की तरफ, जैसे जैसे दूर जाएंगे वैसे वैसे लगातार इस करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड घटेगी। करंट कैरिंग वायर न्यूट्रल है, तो आस पड़ोस के रीजन में उसके कारण कोई इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, लेकिन करंट जा रहा है इसलिए मैग्नेटिक फील्ड जरूर होगी। इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये एक चार्ज पार्टिकल है जिसके पास चार्ज कैपिटल Q और मास m है, और इसको मैंने शुरुआत में u वेलोसिटी दे रखी है ऐसे तार की तरफ, मतलब तार के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तार की तरफ मैंने कोई ना कोई वेलोसिटी दे रखी है u, ठीक है। जब मैंने उस चार्ज पार्टिकल को फेंका तो शुरुआत में वो हमारे इस तार से x0 डिस्टेंस दूर था, ठीक है। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि इस चार्ज पार्टिकल की उस तार से मिनिमम डिस्टेंस कितनी होगी। सवाल बेटा लिख लेना, फाइंड मिनिमम सेपरेशन बिटवीन इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर एंड पॉइंट चार्ज कैपिटल Q। इस पॉइंट चार्ज कैपिटल Q और उस तार के बीच में मिनिमम डिस्टेंस कितनी होगी, मिनिमम सेपरेशन कितना होगा। मैं पहले जैसे बोल चुका हूँ, सवाल बड़ा टफ है, हर किसी बच्चे के लिए है ही नहीं, मतलब इसकी मैथमेटिक्स भी नहीं है, इसकी फिजिक्स भी नहीं है इवन, ठीक है। बट जो अच्छा बच्चा है, जो मतलब थोड़ा सा शार्प है, स्मार्ट है, वो तो ऑफ कोर्स इस सवाल से बहुत सारी बातें सीख सकता है। ना केवल ये सवाल सीख सकता है, बल्कि सवाल से बहुत सारी बातें सीख सकता है, ठीक है। तो चलिए कोशिश करते हैं। मैं फिर से रिपीट करूँ, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, करंट नीचे की तरफ I, कांस्टेंट करंट है, यहाँ से x0 डिस्टेंस दूर ये दूसरा चार्ज है, चार्ज का चार्ज Q है, मास m है, इसको मैंने शुरुआत में वेलोसिटी दे रखी है u इस इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर की तरफ। इस चार्ज के और इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के बीच में मिनिमम सेपरेशन कितना होगा, ये मेरा सवाल है। ये सवाल कर लेंगे। पहले बेटा मैं कुछ ऐसे छोटी छोटी सिंपल आपसे बातें पूछ रहा हूँ जो मेरे काम आएंगी, जो मेरे बेटा मतलब इन छोटे छोटे सवाल पूछता हूँ, इन छोटे छोटे सवालों से मैं थोड़ा सा और बेटर तरीके से बातें बना पाऊंगा, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा छोटे छोटे सवाल पूछ रहा हूँ। सबसे पहले एक्चुअल सवाल तो क्या समझ गया ना, इस चार्ज पार्टिकल और इनफाइनाइटली वायर के बीच में कितना मिनिमम सेपरेशन होगा। छोटे छोटे सवाल। पहला सवाल, इस चार्ज पार्टिकल का जो मोशन होगा वो
2 डायमेंशनल होगा, 3 डायमेंशनल होगा, और अगर 2 डायमेंशनल होगा तो कौन से प्लेन में होगा। ठीक है, तो पहला सवाल बेटा ये है कि चार्ज पार्टिकल का जो मोशन है वो 2D है या फिर 3D है, और अगर 2D है तो कौन से प्लेन के अंदर इसका मोशन है, विच प्लेन। सोचते हैं बेटा, सोचते हैं बिल्कुल। इस इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर में करंट है नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ अंगूठा, इधर वाले पॉइंट से मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिए, मैग्नेटिक फील्ड है बाहर की तरफ, तो इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है बाहर की तरफ। तो ये चार्ज पार्टिकल एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लगातार आगे जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो है नहीं। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड की जहाँ तक बड़ा बात है, तुम जानते हो कि इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर से x डिस्टेंस दूर मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है दैट इज μ0I/2πx। आई होप यू रियली रिमेंबर दैट। जैसे जैसे x बढ़ेगा वैसे वैसे लगातार मैग्नेटिक फील्ड घटेगी। तो इसका मतलब यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है, यहाँ कम है, यहाँ और कम है, यहाँ और कम है, आगे जाके तो बहुत कम है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो इस बार यूनिफॉर्म नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड है तो फोर्स तो लगेगा। मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे बाहर की तरफ, गौर कीजिएगा, मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे बाहर की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड अगर ऐसे है तो उसका फोर्स हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के हमेशा कैसे लगता है, परपेंडिकुलर। तो जो भी मैग्नेटिक फोर्स होगा वो ऑब्वियस बात है बोर्ड के प्लेन के अंदर लगेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब जो भी मैग्नेटिक फोर्सेस हैं ये इस बोर्ड के प्लेन में ही लगेंगे। चार्ज पार्टिकल के पास वेलोसिटी भी बोर्ड के प्लेन में, और जो भी फोर्सेस लग रहे हैं वो भी बोर्ड के प्लेन में। तो मैं बड़े आराम से कह सकता हूं कि ये जो चार्ज पार्टिकल है इसके पास वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों ही बोर्ड के प्लेन में है। इसका मतलब ये बोर्ड के प्लेन को लीव नहीं करेगा, ये बोर्ड के प्लेन में ही मूव करेगा। तो सबसे पहला आंसर तो मेरे पास आ गया है, क्या कि चार्ज पार्टिकल विल मूव अंडर magnetic force and its motion will be in the plane of board. सॉरी बेटा, मैंने बेटा बोर्ड लिख दिया, आप ऑफ कोर्स पेपर लिख देना। ठीक है, अब अगला सवाल कि ये जो चार्ज पार्टिकल है इसकी स्पीड बढ़ेगी या घटेगी। फोर्स तो लग ही रहा है, स्पीड बढ़ेगी या घटेगी, मेरा अगला सवाल ये है। तो मेरा दूसरा सवाल आपसे इसमें ये है कि इस चार्ज पार्टिकल की जो स्पीड है विल इट इंक्रीज और विल इट डिक्रीज या फिर नो चेंज। मेरा कोई भी समझदार बच्चा बोलेगा कि सर ऑब्वियस बात है नो चेंज। भले ही मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग जगह अलग अलग हो, लेकिन ये चार्ज पार्टिकल जो है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो है नहीं। और मैग्नेटिक फील्ड जो है उसके द्वारा लगाया गया जो मैग्नेटिक फोर्स है उसका तो वर्क डन हमेशा ही जीरो होता है, और उसका अगर वर्क डन हमेशा ही जीरो होता है तो इसका मतलब वो कभी भी किसी भी प्रकार से काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं कर सकता। इसका मतलब हमारे चार्ज पार्टिकल की जो स्पीड है वो कांस्टेंट रहेगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, मैं क्या कह रहा हूँ कि स्पीड कांस्टेंट रहेगी। स्पीड हमेशा यूं ही रहेगी, चेंज होने वाली नहीं है। हाँ, डायरेक्शन चेंज हो सकती है। अब चलिए तीसरा मेरा छोटा सवाल। अब डायरेक्शन चेंज हो सकती है तो ये चार्ज पार्टिकल किस तरफ जाएगा? सीधा ही चलता रहेगा, ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे की तरफ जाएगा? तीन ऑप्शन दे रहा हूँ बेटा। सीधा ही चलता रहेगा, ये चार्ज पार्टिकल ऐसे यूं ऊपर की तरफ जाएगा या ऐसे नीचे की तरफ जाएगा। सोचते हैं। इस इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे बाहर की तरफ, चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगता है U क्रॉस B की तरफ। U है ऐसे, B है ऐसे, U क्रॉस B किया ऐसे, तो ऑफ कोर्स इस पर मैग्नेटिक फोर्स लग गया ऐसे। ये जो मैग्नेटिक फोर्स है ये वेलोसिटी के हमेशा ही परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रहेगा, तो ऑब्वियस बात है कि ये सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन चेंज कर पाएगा, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर पाएगा। लेकिन फोर्स अगर ऐसे लग रहा है तो ये चार्ज पार्टिकल को यूं घुमाएगा या ऐसे घुमाएगा? तो आप बोलोगे ऑफ कोर्स यूं घुमाएगा। तो ये आपका चार्ज पार्टिकल ऐसे घूमेगा, चार्ज पार्टिकल ऐसे। नाउ फोर्थ क्वेश्चन कि क्या इस चार्ज पार्टिकल का मोशन सर्कुलर होगा या नहीं होगा? इस चार्ज पार्टिकल का मोशन सर्कुलर होगा या नहीं होगा?
अब बच्चा जो थोड़ा सा कम सोच रहा है ना, वो क्या कहेगा कि सर होगा कि सर आपने सीधे सीधे सिखा रखे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अगर वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होती है, जो कि इस केस में है भी, वेलोसिटी ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, तो आपने सिखा रखा है कि मोशन सर्कुलर होगा। नहीं बेटा, मैंने ऐसा नहीं सिखाया। मैंने कहा था कि मैग्नेटिक फील्ड अगर यूनिफॉर्म हो तब मोशन सर्कुलर होगा। यहाँ पर बेटा मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है। ये चार्ज पार्टिकल जैसे 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 आगे जाएगा वैसे वैसे तार से दूरी घटना स्टार्ट हो जाएगी, तार से दूरी घटना स्टार्ट हो जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, और जैसे जैसे बेटा वो ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करेगा तो ऑफकोर्स मोशन सर्कुलर नहीं होगा। फिर भी कोई बच्चा जिद कर ले कि सर आपने तो बताया था कि मोशन सर्कुलर होगा और रेडियस ऑफ कर्वेचर भी आपने, सॉरी रेडियस भी सिखाया था, mv/qb। हाँ बेटा बिल्कुल सिखाया था। अगर इस फॉर्मूले को भी अगर देखो तो माना कि m हर जगह सेम है, स्पीड हर जगह सेम है, q हर जगह सेम है, लेकिन जैसे जैसे ये वाला चार्ज पार्टिकल इस इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के नज़दीक आएगा वैसे वैसे लगातार मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, और मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी तो ऑफकोर्स ये रेडियस लगातार घटेगा। अब यहाँ पर रेडियस शब्द यूज ना करके मुझे रेडियस ऑफ कर्वेचर शब्द यूज करना पड़ेगा, क्योंकि रेडियस शब्द तो हम ऑफकोर्स सर्कुलर मोशन में ही यूज करते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर हम किसी भी कर्व में यूज कर सकते हैं। तो मेरा जवाब ये है कि मोशन सर्कुलर नहीं है बल्कि किसी रैंडम कर्व के अलोंग है, और वो भी कर्व ऐसा है कि जैसे जैसे आप इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर की तरफ जाओगे वैसे वैसे रेडियस ऑफ कर्वेचर लगातार घटेगा। बड़ा फ्लैट सा होता है ना तो रेडियस ऑफ कर्वेचर बड़ा होता है, और ऐसे शार्प सा होता है ना तो रेडियस ऑफ कर्वेचर छोटा होता है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जैसे जैसे नज़दीक जाओगे वैसे वैसे लगातार घटेगा। तो मैं लिखना चाहूँ तो ऐसा भी लिख सकता हूँ कि कर्व जो होगा उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर विल डिक्रीज एज चार्ज moves toward infinite wire। तो मोशन सर्कुलर नहीं है, ये बात तो आपकी तय है। ठीक है, थोड़ा सा और फील कराऊं, चलिए चलिए, ये आपका चार्ज पार्टिकल चलता गया बेटा, यहां पर थोड़ा फ्लैट सा होगा, लेकिन जैसे जैसे चार्ज पार्टिकल इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के नज़दीक जाएगा वैसे 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 बेटा रेडियस ऑफ कर्वेचर लगातार घटेगा। तो यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर छोटा होगा, यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर थोड़ा सा बड़ा होगा। यहाँ तक बात समझ आ गई। जब ये वाला चार्ज पार्टिकल इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर से सबसे कम डिस्टेंस पे होगा, मैं इसको एक बार के लिए x मिनिमम बोल दूं, उस टाइम पर आप जानते हो इस बात को कि इस चार्ज पार्टिकल और इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के बीच में वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और सेपरेशन जीरो होनी चाहिए। तो कि जब भी दो चीज़ों के बीच में वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और सेपरेशन जीरो होती है उसी टाइम पर आपका सेपरेशन मैक्सिमम या मिनिमम होता है। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और अप्रोच जीरो तभी हो सकती है जब दोनों को जोड़ने वाले लाइन के अलोंग कोई वेलोसिटी ना हो। तो इसकी जो भी वेलोसिटी होगी वो दोनों को जोड़ने वाली लाइन के परपेंडिकुलर हो जाएगी, और हम जानते हैं कि स्पीड पूरे रास्ते कांस्टेंट है। कितनी स्पीड है? वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, स्पीड कांस्टेंट है। तो इस टाइम पर सारी की सारी जो वेलोसिटी है वो y एक्सिस के अलोंग होगी। शुरुआत में सारी की सारी जो वेलोसिटी थी वो नेगेटिव x एक्सिस के अलोंग है। वेलोसिटी इस टाइम बेटा ऐसे नहीं हो सकती। अगर वेलोसिटी ऐसे होती ना तो उसका एक कंपोनेंट यूं आता, वो एक कंपोनेंट अभी इनके बीच में और सेपरेशन घटा रहा होता है कि नहीं। अगर सेपरेशन सबसे कम है तो ऑफ कोर्स वेलोसिटी का कोई कंपोनेंट इस तरफ नहीं होना चाहिए, सारी के सारी वेलोसिटी इस तरफ होनी चाहिए। मोस्टली बच्चों को तो ये वाली बात पहले से याद भी होगी। ये रेक्टिलिनियर मोशन, सॉरी रिलेटिव मोशन वगैरह में हमने डिस्कस कर रखा है। तो जिस टाइम पर मिनिमम सेपरेशन होगा उस टाइम पर सारे के सारे जो वेलोसिटी है वो इस तरह से यू जे कैप है। ठीक है, यहां तक मेरे ख्याल से सारे की सारी बातें बड़े आराम से बेटा पल्ले पड़ गई होंगी। ठीक है, अच्छा एक बात और बेटा, यहां पर वेलोसिटी ऐसे है और इस इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है। वेलोसिटी ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, u क्रॉस b, ऑफ कोर्स इस पर लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स ऐसे है। जो इधर की तरफ मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो ऑफ कोर्स चार्ज पार्टिकल को वापस से ऐसे घुमा लेगा, ऐसे। लेकिन जैसे जैसे चार्ज पार्टिकल अगेन दूर जाएगा इस इनफाइनाइट लॉन्ग वायर से वैसे वैसे लगातार मैग्नेटिक फील्ड घटेगी। मैग्नेटिक फील्ड घटेगी तो रेडियस ऑफ कर्वेचर बढ़ेगा। मैग्नेटिक फील्ड घटेगी तो रेडियस ऑफ कर्वेचर बढ़ेगा। तो वापस से बड़ा ऐसा बड़ा सा कर्व बन जाएगा।
तो मोशन विल बी समथिंग लाइक दिस। मुझे ये एक्स मिनिमम निकालना है सवाल के हिसाब से, अगर देखें तो मुझे सिर्फ और सिर्फ ये एक्स मिनिमम निकालना है, निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, निकाल लेंगे। तो चलिए अब हमारे एक्चुअल सवाल पे आते हैं, जो हमें बेटा करना था। अभी तक तो मैंने सिर्फ और सिर्फ छोटे छोटे चिन्ने मिन्ने सवाल कराए आपको, अब जो मेन सवाल है मैं उस पर आता हूँ। आपका चार्ज यूं चलते 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 यूं गया, किसी न किसी टाइम पर चार्ज और इस इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के बीच में सेपरेशन मिनिमम है। उस टाइम पर चार्ज के पास एक्स एक्सिस के अलोंग कोई वेलोसिटी नहीं है, सारी की सारी वेलोसिटी उसके पास ऐसे वाई एक्सिस के अलोंग है। हम जानते हैं स्पीड तो यूं ही रहेगी। बीच में किसी इंस्टेंट पर मैं ऐसा मान लेता हूं कि चार्ज पार्टिकल यहां कहीं है और उसके पास वेलोसिटी है इस तरफ u। इस u के दो कंपोनेंट आएंगे, एक एक्स एक्सिस के अलोंग, एक वाई एक्सिस के अलोंग, ठीक है ना। ये एक्स एक्सिस के अलोंग है, मैं इसे लिख दूं माइनस यू एक्स। सर माइनस क्यों बेटा, नेगेटिव के ना अलोंग है ना इसलिए। और वाई एक्सिस के अलोंग जो है मैं उसको लिख दूं यू वाई, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर इस इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर से मैं ऐसा मान लेता हूं कि जो डिस्टेंस है वो x है, और इस इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के कारण यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है, इस जगह मैग्नेटिक फील्ड है बाहर की तरफ, और उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों को पता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एक्स। तो इस चार्ज पार्टिकल पर कोई ना कोई फोर्स लग रहा होगा। मेरे बच्चे जानते हैं कि यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फोर्स तो है नहीं, सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फोर्स है, और उसका फॉर्मूला होता है Q इंटू वेलोसिटी का मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्रॉस प्रोडक्ट। देखते हैं बेटा, अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, तो ऑफ कोर्स ये आपके पास जेड एक्सिस है, ठीक है। ये एक्स, ये वाई, तो ये जेड। चार्ज तो Q है, वेलोसिटी बड़ा वेलोसिटी में लिख सकता हूं माइनस यू एक्स आई कैप प्लस यू वाई जे कैप, इजंट इट, का क्रॉस प्रोडक्ट विथ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड है बाहर की तरफ, कितनी है कितनी है कितनी है, मैग्नेटिक फील्ड है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एक्स, बाहर की तरफ मतलब के कैप। जरा क्रॉस प्रोडक्ट करना, आई क्रॉस के, बड़ा आई क्रॉस के तो मेरे ख्याल से माइनस जे होता है, एक बड़ा माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो मेरे पास आएगा Q टाइम्स यू एक्स म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एक्स। आई क्रॉस के इज माइनस जे, एक माइनस बड़ा पहले से था, टाइम्स जे कैप प्लस जे क्रॉस के जे क्रॉस के इज आई कैप। बड़ा देखना क्या आ गया, Q यू वाई म्यू नॉट आई अपॉन 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 2 पाई एक्स आई कैप। ये मेरे पास फोर्स आ गया। ध्यान देना बड़ा, ध्यान देना, दिस इज द फोर्स अलोंग वाई एक्सिस। क्यों भाई, क्योंकि साथ में जे कैप लगा हुआ है। आप बोलोगे हाँ सर वाई एक्सिस के अलोंग फोर्स लगना भी चाहिए, चार्ज पार्टिकल ऊपर जा रहा है, फोर्स तो लगना भी चाहिए। ये आई कैप के साथ है, दिस इज द फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस, यू वाला फोर्स है जो एक्स एक्सिस के अलोंग लग रहा है। हाँ भाई एक्स एक्सिस के अलोंग फोर्स लगना भी चाहिए, ये जो एक्स एक्सिस के अलोंग फोर्स लगेगा यही तो लगातार इस यू एक्स को घटाएगा, और ये जो वाई डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है ये लगातार वाई डायरेक्शन वेलोसिटी को बढ़ाएगा। तभी तो इस पॉइंट पर पहुंचते 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 एक्स एक्सिस के अलोंग जो वेलोसिटी थी वो तो यू से घटकर 0 हो जाएगी, और वाई के अलोंग जो वेलोसिटी थी वो 0 से बढ़कर वाई हो जाएगी। इट मेक सेंस। चलिए आगे चलें। फोर्स अलोंग वाई एक्सिस इज दिस चार्ज पार्टिकल का मास इनटू एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस। कितना है बेटा ये, Q यू एक्स म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एक्स। हम इसको ऐसा लिख,
यहां से मैं ऐसा लिख सकता हूं कि एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस which can be written as of course rate of change of y direction में velocity। या थोड़ा एक फॉर्मूला भी होता है that is v dv upon dy। ये बेटा किसी को फॉर्मूला ना याद हो तो बेटा एक बार अगेन काइनेमेटिक्स वगैरह हम देख सकते हैं कि एक्सेलरेशन कैन बी रिटन एज v dy by dx। अगर x एक्सिस के लॉन्ग हो तो y के लॉन्ग हो तो vy vy ऐसे कर सकते हैं। एंड इट कैन बी रिटन एज क्या q टाइम्स ux सॉरी बेटा मेरी से गलती होगी, यहाँ पर बेटा वेलोसिटी जो है ना वो मैंने v नहीं u लिखा है, तो मैं इसे लिखता हूँ दैट इज d uy by dt। इट कैन ऑल्सो रिटन एज uy into ठीक है, इट कैन रिटन एज q टाइम्स ux म्यू नॉट i अपॉन 2 पाई x। ये लीजिए बेटा आपका एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस। इसी तरह से मेरे पास ये फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस। फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस इज ऑफ कोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस। इट कैन बी रिटन एज q टाइम्स uy इनटू म्यू नॉट i अपॉन 2 पाई x। मैं लिख सकता हूं कि एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस विच इज ऑफ कोर्स रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस। बेटा मैंने वेलोसिटी को एक्स एक्सिस के अलोंग जो वेलोसिटी उसको मैंने क्या लिख दिया ux, चलेगा। इट इज ऑब्वियसली बेटा उसको नीचे लेके आना m को, तो q टाइम्स uy म्यू नॉट i अपॉन 2 पाई mx। एक इक्वेशन बेटा मेरे पास ये है, दूसरी इक्वेशन मेरे पास ये है। ठीक है प्यारे बच्चों, सॉल्व करने पे आंसर वगैरह तो आ ही जाएंगे। दिक्कत बेटा ये है, जैसे उस ऊपर वाले इक्वेशन में क्या दिक्कत है, ऊपर वाले इक्वेशन में ये दिक्कत है कि यहां पर uy है और यहां पर ux है। या तो इक्वेशन में सिर्फ ux होता या सिर्फ uy होता तो मेरा काम बन जाता। यहां पर अगर देखो तो ये दिक्कत यहां पर है, यहां पर uy है यहां पर ux है, तो या तो सिर्फ ux होता या फिर सिर्फ uy होता तो काम बन जाता। तो एक काम कर सकते हैं, मैं ऐसा कह सकता हूं कि इस uy और ux में एक रिलेशन है, क्या कि ux का स्क्वायर प्लस uy का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू नेट स्पीड का स्क्वायर, इजंट इट। हम जानते हैं कि समय के साथ ux चेंज हो रहा है और ux जो वो u से घटते घटते जीरो हो रहा है। मैं ये भी जानता हूं कि uy समय के साथ लगातार चेंज हो रहा है और uy जो था वो शुरुआत में जीरो था और बढ़ते बढ़ते y हो गया, इसको बढ़ते बढ़ते u हो गया। लेकिन इन दोनों का जो स्क्वायर का जो सम है वो हमेशा u स्क्वायर के बराबर है और u हमेशा कांस्टेंट है, नेट स्पीड तो हमेशा कांस्टेंट है ना। तो एक काम करो, इसको डिफरेंशिएट करो, 2 टाइम्स ux इंटू dux प्लस 2 टाइम्स uy इंटू duy। बेटा u स्क्वायर तो कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशियल 0, बेटा 2 से 2 कैंसिल और यहां से मेरे पास आ गया ux dux इज इक्वल्स टू माइनस uy इंटू duy। इससे मेरे ख्याल से मेरा काम बन जाएगा, पक्का बन जाएगा। चलो बच्चों, ये वाले इक्वेशंस मैं एक बार अलग से लिख लेता हूँ, ये मेरे आगे जाके काम आएंगे, ये मेरे आगे जाके काम आएंगे। अब देखना, अब इस इक्वेशन को बड़े आराम से सेट कर सकता हूं। देखो ये जो uy duy है इसको मैं लिख सकता हूं बेटा क्या uy duy को लिख सकता हूं माइनस ux dx। मैं इसको लिख सकता हूं माइनस ux dux अपॉन dy इज इक्वल्स टू q टाइम्स ux म्यू नॉट i अपॉन 2 पाई mx। बेटा m भी था, वहां मैंने शायद मेरे ख्याल से मैंने m मिस कर दिया होगा, m नीचे आएगा तो ठीक। इसी तरह से नीचे वाली जो इक्वेशन थी उसमें देखो, नीचे वाली जो इक्वेशन थी उसमें देखो, मैं इसमें बड़े आराम से लिख सकता हूं कि एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस कैन बी रिटन एज बेटा क्या ux इंटू dux अपॉन dx। ये जो ux dux है इसको बड़े आराम से लिखता हूं माइनस uy इंटू duy
नीचे बड़ा आपका dxi इज इक्वल्स टू q टाइम्स uy इंटू म्यू नॉट आई अपॉन 2πmx। इस इक्वेशन के मुकाबले ये बेटर है, इस इक्वेशन के मुकाबले ये बेटर है। सर क्यों बेटा? अब यहां पर भी dy है, यहां पर भी ui है, तो मेरे ख्याल से बेटर तरीके से इंटीग्रेट होगा। अब सर इसको सोल्व करो या इसको सोल्व करो? इसको सोल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, नॉट नीडेड। सर ये कैसे पता लगा आपको? बेटा इस इक्वेशन में dy आ रहा है, इसका मतलब y का चेंज आ रहा है कि जो आपका y कोऑर्डिनेट है वो कैसे कैसे चेंज हो रहा है। मुझे y के कोऑर्डिनेट में इंटरेस्ट ही नहीं है, मुझे इंटरेस्ट ही x के कोऑर्डिनेट में है, जो शुरुआत में x नॉट था और बाद में x मिनिमम हो गया। मुझे x कोऑर्डिनेट में ज्यादा इंटरेस्ट है, मुझे y में इंटरेस्ट नहीं है। तो एक काम करो, इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो, बन गया अपना काम। तो मेरे पास आ गया माइनस dy, q ठीक है, म्यू नॉट ठीक है, i ठीक है, 2πm ठीक है, dx अपॉन x। इंटीग्रेट आराम से सोचो। शुरुआत में uy की वैल्यू क्या थी? शुरुआत में बड़ा ये dy का इंटीग्रेशन है, dy का इंटीग्रेशन ऑफ कोर्स क्या आएगा? uy। इधर क्या आएगा बड़ा? q म्यू नॉट i अपॉन 2πm। dx अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या आएगा? ln x। मेन चीज है लिमिट। ये जो y डायरेक्शन के अलॉन्ग जो वेलोसिटी है, ये शुरुआत में थी 0 और बाद में हो गई u। y डायरेक्शन के अलॉन्ग जो वेलोसिटी है वो वो शुरुआत में थी 0 और बाद में हो गई u। शुरुआत में थी 0 और बाद में हो गई u। जब शुरुआत में y डायरेक्शन के अलॉन्ग वेलोसिटी 0 थी तब बेटा x की वैल्यू थी x नॉट, और जब बाद में y डायरेक्शन के अलॉन्ग वेलोसिटी u हो गई थी, उस टाइम बेटा हमारे पास x की वैल्यू हो गई है x मिनिमम। x नॉट से लेकर x मिनिमम, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा। y डायरेक्शन में जब वेलोसिटी 0 थी तब x की वैल्यू थी x नॉट, और जब y डायरेक्शन में वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते जब u हो गई बेटा तब वैल्यू हो गई है x मिनिमम। लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रेशन तो आ गया है माइनस u बेटा, लिमिट लगाते ही, और इधर आ गया है q म्यू नॉट i अपॉन 2πm log ऑफ x मिनिमम अपॉन x नॉट। बेटा यहां से मेरे पास x मिनिमम की वैल्यू आ गई है x नॉट टाइम्स e रेज टू पावर माइनस 2πm u अपॉन q टाइम्स म्यू नॉट i। मैं मानता हूं बेटा मैथमेटिकली सवाल थोड़ा सा टफ था, लेकिन हमने हो सकता है कि ऐसे सवाल को करने के बहाने बहुत सारी बातें सीखी हो। फिर भी किसी बच्चे को लगता हो कि उसमें मुझे बहुत टफ लगा, तो कोई बात नहीं, छोड़ सकते हो, ठीक है। मैथमेटिक्स इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, मतलब सवाल के लिए ठीक है, वो तो बाकी थोड़ा कोई खास ऐसा फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है। चीज़ें अगर सीख गए तो मेरे लिए काफ़ी है, ठीक है। तो आई होप यू रियली लाइक्ड इट। आगे चलते हैं बच्चों, ठीक है बच्चों। तो इस तरह के सवालों के खैर अपने खुद के पर्पस होते हैं कि बच्चा डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना सीखे, थोड़े मैनिपुलेशंस भी करना सीखे मैथमेटिक्स में। हालांकि जिन बच्चों की मैथमेटिक्स अच्छी होती है उनको तो लग रहा होगा कि सर कौन सा बड़ा काम है ना, लेकिन बट फिर भी जैसे मैं तो फिजिक्स का टीचर हूँ तो मुझे तो ऐसा लगता है कि हाँ भाई काफ़ी अच्छी मैथमेटिक्स है। लेकिन खैर बच्चे तो 12th क्लास में अच्छी खास मैथमेटिक्स पहले पढ़ चुके होते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा हो सकता है कि फैसिनेटिंग ना भी लगे। एनीवेज आगे चलते बेटा, थ्योरी का अगला पार्ट दैट इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन वेलोसिटी जो है, मतलब चार्ज पार्टिकल को हमने जो वेलोसिटी दी है इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, वो वेलोसिटी ना तो मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग है ना मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। अगर वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग होती तो स्ट्रेट लाइन मोशन होता यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, और अगर वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होती तो ऑब्वियस बात है कि मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता। इस बार वेलोसिटी ना मैग्नेटिक फील्ड की तरफ है ना ही मैग्नेटिक फील्ड के ऑपोजिट है, किसी एंगल पे। तो कहानी देखना बेटा, ये आपके पास x एक्सिस है, ये आपके पास y एक्सिस है, और बाहर की तरफ निकलते हुए ये z एक्सिस है, तो अंदर की तरफ ऑफ कोर्स माइनस z एक्सिस है। ये आपके पास एक चार्ज पार्टिकल है जिसके पास चार्ज q है, मास m है, इसको मैंने xy प्लेन के अंदर ऐसे v वेलोसिटी देके फेंक दिया है x एक्सिस के साथ एंगल थीटा पर।
एक्स एक्सिस के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड है बी और ये मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है। तो वेलोसिटी ना तो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ है ना मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड की तरफ होती तो मोशन स्ट्रेट लाइन होता, वेलोसिटी अगर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होती तो मोशन बेटा कैसा होता, सर्कुलर। अब मोशन कैसा होगा इस बात को हम डिस्कस करते हैं, और जितनी बात डिस्कस कर सकते हैं वो सारी बातें करें, और अगर कोई रिजल्ट निकल कर आया तो उसे हम याद भी रखेंगे। ऐसा नहीं कि हर सवाल बेसिक से करेंगे, कोई अगर रिजल्ट अगर याद रहता तो ऑब्वियस बात है कि हमें हेल्प तो होती है। सोचें, चलिए। वेलोसिटी बेटा v है, चार्ज के पास चार्ज q है, मास m है। इस वेलोसिटी के आप दो कंपोनेंट कर दीजिए। एक्स एक्सिस के अलोंग जो वेलोसिटी है बड़ा वो आपके पास हो गई है v का cos थीटा, और y एक्सिस के अलोंग जो वेलोसिटी है वो मेरे पास हो गई है v का sin थीटा। आराम से सारी बातें देखते हैं, फोर्सेस किस तरफ लगेंगे वगैरह वगैरह सब कुछ सोचते हैं। मैग्नेटिक फील्ड जो है, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हो, वो एक्स एक्सिस के अलोंग है। मैग्नेटिक फील्ड अगर एक्स एक्सिस के अलोंग है तो इसका मतलब मैग्नेटिक फोर्स जो होगा वो एक्स एक्सिस के अलोंग नहीं होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड अगर एक्स एक्सिस के अलोंग है तो मैग्नेटिक फोर्स हमेशा एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा, मतलब मैग्नेटिक फोर्स सिर्फ और सिर्फ वाई जेड प्लेन में ही लग सकता है। तो मैग्नेटिक फोर्स कैन एक्ट ओनली अलोंग वाई जेड प्लेन। किसी प्रकार का एक्स एक्सिस के अलोंग मैग्नेटिक फोर्स है नहीं, और कोई फोर्स तो वैसे नहीं है, फोर्स इकलौता था मैग्नेटिक, और मैग्नेटिक भी सिर्फ और सिर्फ वाई जेड प्लेन के अलोंग है। तो एक्स एक्सिस की कहानी तो सबसे आसान हो गई कि एक्स एक्सिस के अलोंग मोशन कैसा होगा। एक्स एक्सिस के अलोंग किसी प्रकार का कोई फोर्स नहीं है, इसका मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग किसी प्रकार का कोई एक्सेलरेशन नहीं है, इसका मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग आपकी वेलोसिटी हमेशा ही कांस्टेंट रहेगी। कितनी, v cos थीटा। पूरे रास्ते एक्स एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी v cos थीटा। और किसी भी टाइम पर अगर हमें चार्ज पार्टिकल का अगर x कोऑर्डिनेट पूछा तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि एक्स एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम, क्योंकि एक्स एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी कांस्टेंट है। एक्स एक्सिस के अलोंग अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी पता है तो एक्स एक्सिस के अलोंग कोऑर्डिनेट बड़े आराम से लिख सकते हैं कि एक्स एक्सिस के अलोंग आपका जो कोऑर्डिनेट होगा दैट विल बी हमेशा v cos थीटा इनटू t। तो मैं कह सकता हूं कि एक्स एक्सिस के अलोंग जो आपका मोशन है वो एक तरीके से यूनिफॉर्म मोशन है विदाउट वेलोसिटी में कोई चेंज। तो आप लिखना चाहो तो इस बात को आप लिख सकते हो कि मोशन अलोंग एक्स एक्सिस is uniform motion with constant velocity। बड़ा कांस्टेंट वेलोसिटी सिर्फ और सिर्फ कौन सी वाली, एक्स एक्सिस वाली। एक्स एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी कांस्टेंट है, और वो कितनी है, v का cos थीटा। y और z एक्सिस के अलोंग तो वेलोसिटी चेंज होगी। y एक्सिस के अलोंग जरा ध्यान से देखो, शुरुआत में वेलोसिटी है v sin थीटा, ये चेंज होगी। क्यों, क्योंकि y और z एक्सिस के अलोंग तो वाई जेड प्लेन में तो फोर्स लग रहा है। कौन सा फोर्स लग रहा है, मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है। देखता हूं कैसे लग रहा है। अब हमने x एक्सिस के अलोंग जो मोशन था उसका पोस्टमार्टम तो कर लिया, अब पोस्टमार्टम हम करते हैं वाई जेड प्लेन का। अब बेटा हम पोस्टमार्टम करते हैं वाई जेड प्लेन का, ठीक है। x एक्सिस के अलोंग जो आपकी वेलोसिटी थी बेटा उसको भूल जाइए। आप बोलोगे हाँ सर भूलना तो बहुत आसान है, बड़े आराम से भूल जाएंगे हम तो। ये रही बेटा आपकी x एक्सिस, ये रही बेटा आपकी y एक्सिस, आपकी तरफ बाहर आते हुए z एक्सिस, आपसे दूर अंदर की तरफ नेगेटिव z एक्सिस। चार्ज पार्टिकल ये रहा, इधर वाली वेलोसिटी का सारा पोस्टमार्टम हो चुका है, इधर की तरफ एक वेलोसिटी है, कितनी है, v का sin थीटा। और पूरे रास्ते x एक्सिस के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड है। अरे प्यारे बच्चों, कितनी मैग्नेटिक फील्ड है, b, और ये मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है।
ये जो मैग्नेटिक फील्ड एक्स एक्सिस के अलोंग है, इसका फोर्स लगेगा वाई जेड प्लेन में। लेकिन हम जानते हैं कि वो मैग्नेटिक फोर्स जो वो स्पीड को चेंज नहीं करेगा। इसका मतलब वाई जेड प्लेन के अंदर स्पीड कांस्टेंट रहेगी कितनी, v sin थीटा। और तो और ये वाली जो वेलोसिटी है और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ये वाली वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो मोशन कैसा होना चाहिए, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसका मतलब वाई जेड प्लेन के अंदर जो मोशन है वो सर्कुलर मोशन जैसा होना चाहिए। हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लिखते हैं इन सब बातों को। वाई जेड प्लेन की बात कर रहा हूं। स्पीड v sin theta will remain constant, but of course मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है तो डायरेक्शन will keep on changing। और हम तो जानते हैं कि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वाई जेड प्लेन के अंदर मोशन कैसा होगा, सर्कुलर। शुरुआत में वेलोसिटी v sin थीटा और मोशन हो जाएगा सर्कुलर। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि द मोशन इज गोइंग टू बी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सर उसका सेंटर किस तरफ, फोर्स किस तरफ? अरे सोचते हैं बेटा, सोचते हैं। पहले देखो फोर्स किस तरफ। वेलोसिटी है ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे, फोर्स लगता है v क्रॉस b की तरफ। v की तरफ हाथ ले गए, ये वाली वेलोसिटी हम पहले से भूल चुके ना, हम तो इस वेलोसिटी की बात कर रहे हैं v sin थीटा की। वेलोसिटी की तरफ हाथ ले गए, b की तरफ उंगलियां कर्ल कर दी तो अंगूठा आ गया इस तरफ, तो फोर्स लगेगा ऐसे, फोर्स लगेगा ऐसे, तो ऑफ कोर्स सेंटर आएगा यहां कहीं और मोशन होगा ऐसे सर्कुलर। तो वाई जेड प्लेन के अंदर मोशन होगा सर्कुलर। और ये जो आपकी एक्स एक्सिस है ना, दिस एक्स एक्सिस इज बिहेविंग लाइक ए टेंजेंट टू दिस सर्कल, इज बिहेविंग लाइक ए टेंजेंट टू दिस सर्कल। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वाई जेड प्लेन के अलोंग जो मोशन है वो बेसिकली सर्कुलर है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और जिसमें भी आपकी जो एक्स एक्सिस है वो एक टेंजेंट की तरह काम कर रही है। बड़ा फील तो आ गया ना, वापस से बोलो। वेलोसिटी ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, v क्रॉस p, फोर्स लग रहा है इस तरफ, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी इस तरफ, फोर्स इस तरफ, तो ऑब्वियस बात है सर्कुलर मोशन ऐसे। अगेन ध्यान से देखो, ये जो आपकी एक्स एक्सिस के अलोंग लाइन थी, ये कैसे बिहेव कर रही है, टेंजेंट की तरह बिहेव कर रही है। इट मेक सेंस, इट मेक सेंस। सो उसका रेडियस क्या होगा? बड़ा बहुत सिंपल, उस सर्कुलर मोशन का जो रेडियस होगा वो होगा mv अपॉन qb। सॉरी बेटा, बहुत बड़ी गलती होगी मेरे से। इस चार्ज पार्टिकल के पास वेलोसिटी v नहीं है। वो वाली वेलोसिटी जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर v थोड़ी है, वो तो v sin थीटा है। तो सॉरी, फॉर्मूले में मैंने v की जगह v sin थीटा लिख दिया। ये मत सोचना मैंने फॉर्मूला चेंज कर दिया है, फॉर्मूला वही है mv अपॉन qb, लेकिन ये जो वेलोसिटी है ये कौन सी है, v sin थीटा। v cos थीटा की वजह से तो कोई मैग्नेटिक फोर्स आया नहीं था, उसके कारण तो मोशन स्ट्रेट लाइन था। मैं सर्कुलर मोशन की बात कर रहा हूं। उस सर्कुलर मोशन का जो रेडियस आपके पास ये है, उसका ओमेगा कितना होगा? मेरे बच्चे बोले सर ओमेगा मुझे पता है qb अपॉन m। सर टाइम पीरियड क्या होगा? बड़ा टाइम पीरियड होगा 2 पाई m अपॉन qb। ये सारी बातें मैं पहले से याद है। तो मेरी ऐसी फीलिंग है कि वाई जेड प्लेन के अलोंग मोशन है बेटा कैसा, सर्कुलर, एंड इट विल बी समथिंग लाइक दिस। मैं अलग से डायग्राम बना दूंगा। वाई जेड प्लेन के अंदर बेटा मोशन है ऐसा सर्कुलर, और ये है इसका रेडियस जो हमने अभी भी निकाल लिया है mv अपॉन qb। सॉरी बेटा, मुझसे बार बार गलती जाती है, v नहीं, जिस वेलोसिटी के कारण सर्कुलर मोशन है दैट वेलोसिटी इज नॉट v, दैट इज v sin थीटा। दिस इज नॉट द रिजल्टेंट मोशन, दिस इज द मोशन अलोंग वाई जेड एक्सिस। ध्यान देना, इस चार्ज पार्टिकल का मोशन एक्स एक्सिस के अलोंग भी है और वाई जेड प्लेन के अलोंग भी है। चार्ज पार्टिकल का मोशन एक्स एक्सिस के अलोंग तो है, कांस्टेंट स्पीड से जा रही है, जा रही है, जा रही है, जा रही है, और वाई जेड प्लेन के अलोंग कांस्टेंट स्पीड से जा रही है, लेकिन डायरेक्शन लगातार चेंज कर रही है, मोशन है सर्कुलर। इन दोनों मोशन को अगर मैं जोड़ूंगा, चार्ज पार्टिकल आगे भी जाना चाहिए और ऐसे सर्कुलर टाइप के मोशन भी करना चाहिए, तो रिजल्टेंट मोशन विल बी लाइक दिस, हेलिकल टाइप। और ऐसा हेलिकल जिसके लिए आपकी एक्स एक्सिस इज बिहेविंग लाइक ए टेंजेंट, दिस विल बी योर रिजल्टेंट मोशन। ठीक है बेटा, तो मैं बड़े आराम से ऐसा कह सकता हूं कि जो आपका रिजल्टेंट मोशन होगा इट विल बी लाइक दिस। ये आपकी बेटा एक्स एक्सिस,
ये बड़ा आपकी वाई एक्सिस और आपके चार्ज पार्टिकल का जो मोशन होगा इट विल बी समथिंग लाइक दिस। मैं इस मोशन पर थोड़ा सा बाद में भी आऊंगा, एक बार बड़ा सिर्फ और सिर्फ नाम दे देता हूं कि इसका जो मोशन होगा वो हेलिकल होगा, और वो भी ऐसा हेलिकल, ध्यान दे बेटा, जिसके लिए एक्स एक्सिस इज बिहेविंग लाइक ए टेंजेंट। ऐसा हेलिकल पाथ जिसके लिए एक्स एक्सिस जो है वो एक तरीके से टेंजेंट की तरह बिहेव कर रही है। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मोशन ऐसा, वाई के अलॉन्ग वाई जेड प्लेन में ऐसा, दोनों को जोड़ा तो ऐसा। अब ध्यान देना इस बात का, अगर मैं उस हेलिकल मोशन में ऐसा कर दूं कि यहां पर एक कार्डबोर्ड लगा दूं, ठीक है, एक पार्टिकल को ऐसे हेलिकल के अलॉन्ग चलाऊं 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 और इधर से लाइट भेज दूं, इधर से लाइट भेज दूं, तो इस हेलिकल पाथ का इस कार्डबोर्ड पर एक शैडो बन जाएगी। वो शैडो जो होगी ना वो ऐसे सर्कुलर मोशन करेगी, बिल्कुल वही वाला सर्कुलर मोशन जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, टाइम पीरियड और ओमेगा हम लोगों ने निकाला था। ठीक, आई होप यू गेट द पॉइंट। सारी बात समझ में आ गई? मैं एक बार जो वाई जेड प्लेन है मैं उसकी गणित पर एक बार वापस आता हूं। वाई जेड प्लेन के लॉन्ग जो मोशन है मैं उस पर एक बार वापस आता हूं। बट ध्यान देना, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, वेलोसिटी ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, v क्रॉस b, बड़ा फोर्स लग गया अंदर की तरफ, तो नेगेटिव z एक्सिस के अलॉन्ग सेंटर आया और मोशन ऐसा ऐसा हुआ। मैं एक बार वाई जेड प्लेन अलग से बना के दिखाता हूं तुम्हें, मजा आएगा बड़ा। ये y, ये z, जैसे बेटा x क्रॉस y जो होता है वो हमेशा z की तरफ होता है, वैसे ही y क्रॉस z होता है वो हमेशा x के अलॉन्ग होता है। तो अगर ये y है, ये z है, तो y क्रॉस z करना x एक्सिस के अलॉन्ग आएगा। तो x एक्सिस यूं है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड यूं है। मैंने बस डायग्राम बेटा चेंज कर दिया। ये जो डायग्राम था ना, ये बेटा ऐसा था कि इसको मैंने एक्स वाई प्लेन दिखा दिया था और z ऐसे और नेगेटिव z एक्सिस। अब मैंने डायग्राम में y और z दिखा दिया और x आपका ऐसे और x के अलॉन्ग आपकी मैग्नेटिक फील्ड है। शुरुआत में वाई जेड प्लेन के अलॉन्ग चार्ज पार्टिकल के पास जो वेलोसिटी थी वो सारी की सारी वाई एक्सिस के अलॉन्ग थी। कितनी थी? v नहीं थी बेटा, v का साइन थीटा थी। सर v का कोस्टा किधर है? v का कोस्टा तो ऐसे अंदर की तरफ है, x एक्सिस के अलॉन्ग, उसे भूल जाओ, उसको तो हम पहले से देख चुके हैं। ये कहानी कब है? t इज इक्वल्स टू 0 की। वेलोसिटी ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, v क्रॉस b, बड़ा फोर्स आएगा इस तरफ, फोर्स आएगा इस तरफ, तो ये वाला चार्ज पार्टिकल ऐसे वाई जेड प्लेन के अलॉन्ग सर्कुलर मोशन करेगा और इसका सेंटर जेड के अलॉन्ग ना हो गया नेगेटिव जेड। एक्चुअल मोशन ये नहीं है, एक्चुअल मोशन तो ऐसे है, यूं आगे भी जा रहा है, आगे भी जा रहा है, क्योंकि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग वेलोसिटी है ना, इधर तो मोशन यूं कर रहा है, साथ साथ में आगे भी जा रहा है, आगे भी जा रहा है। मोशन कैसा हो गया? हेलिकल। यहां कहीं बड़ा इसका सेंटर, ये रेडियस मुझे पहले से पता है। किसी टाइम पर ये चार्ज पार्टिकल चलते 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 लेट्स से यहां कहीं आ गया, तब भी इसके पास स्पीड तो v साइन थीटा ही होगी, लेकिन तब तक ये चार्ज पार्टिकल कुछ ना कुछ एंगल चल लेगा। मेरे बच्चे बोलेंगे सर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, इसलिए ये जो एंगल होगा ये होगा ओमेगा इंटू टी। ये t इज इक्वल टू 0 है, किसी टाइम t पर बड़ा आपका चार्ज पार्टिकल यहां कहीं पहुंच गया। इसके पास एक्सेलरेशन भी होगा, अगेन मेरे बच्चे जानते हैं कि इसके पास एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ होगा और उसकी वैल्यू होगी ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। कुछ गौर करना, ये बड़ा मैंने एक जेड वाई एक्सिस के लॉन्ग लाइन खींच दी, ये मैंने जेड की लॉन्ग लाइन खींच दी। ये वाला एंगल ओमेगा टी, ये 90 माइनस ओमेगा टी, तो ये वाला एंगल वापस से ओमेगा टी, ये वाला एंगल 90 माइनस ओमेगा टी, ये वाला एंगल वापस से आपके पास ओमेगा टी। आराम से इत्मीनान से कुछ बातें सुनिएगा। किसी भी टाइम पर एक्स कोऑर्डिनेट में एक्स एक्सिस के अलोंग
क्या फोर्स होगा, क्या एक्सेलरेशन होगा, क्या वेलोसिटी होगी, क्या डिस्प्लेसमेंट होगा, सब पता है। इसी तरीके से मुझे y और z एक्सिस के अलोंग भी मुझे पोजीशंस, वेलोसिटीज, एक्सेलरेशन सारे के सारे निकालने हैं। तो निकाल लेते हैं, कौन सा कोई पाप हो रहा है। किसी भी टाइम पर बड़ा इधर मैं y की कहानी बोल रहा हूं, इधर मैं z की कहानी बोल रहा हूं। किसी भी टाइम पर y कोऑर्डिनेट क्या होगा, वेरी सिंपल गौर करना बेटा। ये डिस्टेंस है r, तो ये डिस्टेंस है r cos ओमेगा t, तो ये डिस्टेंस है r sin ओमेगा t। किसी भी टाइम पर आपका y कोऑर्डिनेट है r sin ओमेगा t, r sin ओमेगा t। और बेटर तरीके से लिखना चाहते हो तो r को लिख दो mv sin थीटा अपॉन qb sin ओमेगा t। मेरे प्यारे बच्चों को ओमेगा बेटा पहले से याद है, qb अपॉन m इंटू t। किसी भी टाइम पर आपका y कोऑर्डिनेट है ये, फेयर इनफ। किसी भी टाइम पर y एक्सिस के अलोंग आपके चार्ज पार्टिकल के पास वेलोसिटी क्या है। x एक्सिस के अलोंग तो पता है कि पूरे रास्ते वेलोसिटी ही v cos थीटा है। y के अलोंग कितनी है, तो मेरे बच्चे जो दिमाग वाले होंगे बोलेंगे देखो सर ऐसी बात है कि अगर ये v sin थीटा है, ये तो पूरे yz प्लेन में है वेलोसिटी। इसका एक कंपोनेंट y के अलोंग है, एक कंपोनेंट z के अलोंग है। y के अलोंग कंपोनेंट है v sin थीटा का cos ओमेगा t, v sin थीटा का cos ओमेगा t, v sin थीटा का cos ओमेगा t, या फिर v sin थीटा का cos ओमेगा, ओमेगा इज qb अपॉन m। मेरे प्यारे बच्चों एक बात और बोलूं, मैं नहीं कर रहा, आप कर लेना। ये जो y एक्सिस के अलोंग जो वेलोसिटी है ना, इसको तुम एक तरीके से और निकाल सकते हो। कैसे भाई, y एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी का अर्थ क्या है, y कोऑर्डिनेट के चेंज होने की दर। तो ये जो y एक्सिस के अलोंग आपने वेलोसिटी निकाल रखी है, इसको एक बार टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देना, यही वापस से आ जाएगा। कर लेना बेटा, यही आंसर वापस से आ जाएगा। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, ये काम आपके लिए छोड़ दिया बेटा, करना है ठीक है। सर y एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन क्या होगा, y एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन होगा भाई नेट एक्सेलरेशन तो ओमेगा स्क्वायर इंटू आर है yz प्लेन के अंदर। अगेन उसके दो कंपोनेंट हैं, एक z के अलोंग एक y के अलोंग। अगर ये ओमेगा t है तो ऑफ कोर्स इधर वाला कंपोनेंट तो होगा cos ओमेगा t, ये वाला कंपोनेंट होगा sin ओमेगा t। तो मैं कह सकता हूं कि जो आपका नेट एक्सेलरेशन है ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, उसका एक कंपोनेंट आएगा इधर की तरफ, ये वाला cos ओमेगा टी, तो ये वाला sin ओमेगा टी का sin ओमेगा टी। अरे बेटा बहुत भारी गलती होगी, एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस, माइनस साइन लगाना पड़ेगा। सर माइनस क्यों, क्योंकि ये जो एक्सेलरेशन आया है ये y के अलोंग नहीं आया, नेगेटिव y के अलोंग आया। फिर कोई बच्चा बोलता है इसे मुझे ओमेगा वगैरह मत लिखिए, तो बताओ सही ढंग से लिखता हूँ बेटा। ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा बेटा क्या होता है क्यूबी अपॉन एम, आर क्या होता है बेटा एम वी साइन थीटा अपॉन क्यूबी साइन ओमेगा बेटा क्या होता है क्यूबी अपॉन एम इंटू टी। थोड़ा ढंग से लिखना है इसको, एक एम से एम कैंसिल, माइनस क्यूबी अपॉन एम इंटू वी साइन थीटा इंटू साइन ऑफ क्यूबी अपॉन एम इंटू टी। ये मेरा एक्सेलरेशन लॉन्ग वाई एक्सिस है। मेरा कोई भी समझदार बच्चा होगा ना, वो कहेगा कि सर आपने तो फिजिक्स से निकाला, मैं मैथ से भी निकाल सकता हूँ। भाई वाई एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन का अर्थ क्या है कि वाई एक्सिस के अलोंग जो वेलोसिटी है उसके परिवर्तन होने की दर क्या है। तो मतलब बहुत श्योर हूँ कि इसी वाई एक्सिस के अलोंग जो वेलोसिटी निकाल रखी है उसको अगर मैंने टाइम के रेस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट किया होता ना, तो यही आंसर मेरे पास वापस से आता। मेरे पे भरोसा ना हो तो करके देख लेना, ठीक है। वाई एक्सिस का सारा पोस्टमार्टम हो गया है। हमें किसी भी टाइम पर वाई कोऑर्डिनेट क्या है, वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है, वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या है, सब पता है। सर जेड के अलोंग बताओ, बता देंगे बेटा, जेड के अलोंग बता देंगे। जेड के अलोंग देखना सबसे पहले जेड कोऑर्डिनेट क्या है, सोचता हूं। जैसे ये डिस्टेंस आपके पास वाई कोऑर्डिनेट था, ये बेटा आपके पास जेड कोऑर्डिनेट है। पार्टिकल यहां पर है तो ऑफ कोर्स ये वाई कोऑर्डिनेट, बेटा ये आपका जेड कोऑर्डिनेट। तो अगर ये आर है, ये ओमेगा टी है, तो ये ऑफ कोर्स आर कोस ओमेगा टी हो गया।
तो ये डिस्टेंस अपने आप हो गई r में से r cos ओमेगा टी बाहर निकाल दो। तो z कोऑर्डिनेट मेरे बच्चे बोलना चाहते हैं कि सर ये r माइनस r cos ओमेगा टी, ये लीजिए बेटा। बढ़िया। सॉरी बेटा, बहुत भारी गलती हो गई, समझ गए ना? क्यों? क्योंकि z के अलोंग थोड़ी, तो नेगेटिव z के अलोंग तो माइनस भी तो आएगा। इसको और बढ़िया से लिखना चाहो तो और बढ़िया से लिख दो, माइनस तो ठीक है बेटा। r की वैल्यू हम जानते हैं mv साइन थीटा अपॉन क्यूबी 1 माइनस कॉस ओमेगा टी, ओमेगा ऑफ कोर्स क्यूबी अपॉन किसी भी टाइम पर आपका z कोऑर्डिनेट ये है। सर मुझे z एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी चाहिए, ले लीजिए बेटा। z एक्सिस के अलोंग अगर वेलोसिटी चाहिए तो देखते हैं, नेट वेलोसिटी वाई जेड प्लेन में है v साइन थीटा, ये है cos ओमेगा टी, ये है साइन ओमेगा टी। तो ऑफ कोर्स z एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी होगी v साइन थीटा का साइन ओमेगा टी। जो नेट वेलोसिटी थी वाई जेड प्लेन में उसका साइन ओमेगा टी। और मेरे बच्चे घर से बैठे बैठे चिल्ला चिल्ला के जोर जोर से बोल रहे हैं कि हमने गलती कर दी। ये जो वेलोसिटी है ये z के अलोंग नहीं है, माइनस z एक्सिस के अलोंग है, तो एक माइनस भी लगा दो। ठीक है, मेरे बच्चे इतना कह रहे थे, इतना तो मैं कर ही सकता हूं। और बेटर लिखना चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, माइनस v साइन थीटा साइन ऑफ क्यूबी अपॉन एम इंटू टी। छोटा सा काम मैं आपके लिए छोड़ देता हूं, z एक्सिस की वेलोसिटी को तुम एक तरीके से और निकाल सकते हो, जो z कोऑर्डिनेट निकाल रखा है ना उसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, यही आएगा। भरोसा रखो बेटा, बट फिर भी कर लेना, कौन सा को बहुत टाइम लग रहा है। सर z एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन कितना होगा? देखता हूं बेटा, नेट एक्सेलरेशन z एक्सिस के अलोंग तो ओमेगा स्क्वायर r है, ये ओमेगा टी था तो ये ओमेगा टी था, उसका ये आ गया बेटा क्या cos ओमेगा टी, ये आ गया sin ओमेगा टी। मुझे z एक्सिस के अलोंग चाहिए तो ऑफ कोर्स cos ओमेगा टी। तो एक्सेलरेशन अलोंग z एक्सिस आ गया है ओमेगा स्क्वायर r का cos ओमेगा टी। अगेन मेरे बच्चे बोलेंगे कि सर माइनस और लगा दो, तो ये एक्सेलरेशन तो इस तरफ है, बढ़िया है। ओमेगा किसी को ना पसंद हो तो बेटा उसको तुम क्यूबी अपॉन एम लिख सकते हो, और फाइनल बेटा ये आ जाएगा माइनस ये जो आपने z एक्सिस के लॉन्ग एक्सेलरेशन निकाला है, इसको तुम एक तरीके से और निकाल सकते थे, z एक्सिस के अलोंग जो वेलोसिटी है उसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके, ये जो निकाल रखी है ना इसको डिफरेंशिएट कर दो, यही आंसर ऑफिस से आएगा। आई रियली होप मेरे सारे के सारे बच्चे पूरी कहानी समझ गए होंगे। रिजल्टेंट मोशन कैसा होगा? ऐसा हेलिक्स के अलोंग होगा, t इज इक्वल्स टू 0 पर यहां से चला, फिर t इज इक्वल्स टू 0 पर यहां से चला, फिर चलते 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 मान लीजिए बेटा t टाइम पर यहां कहीं पहुंचा, t टाइम पर मान लीजिए बेटा यहां कहीं पहुंचा, तो उसके पास x एक्सिस के भी अलोंग कोई ना कोई वेलोसिटी होगी, y के अलोंग भी कोई ना कोई वेलोसिटी होगी, z के अलोंग भी कोई ना कोई वेलोसिटी होगी, x के अलोंग तो खैर कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, लेकिन y के अलोंग भी एक्सेलरेशन होगा, कोई ना कोई z के अलोंग भी एक्सेलरेशन होगा, सब पता है अपने को। इस टाइम पर पार्टिकल की पोजीशन लेट से x, y, z होगी। मुझे पता है कि इस टाइम पर पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट क्या है, y कोऑर्डिनेट क्या है, z कोऑर्डिनेट क्या है। इस टाइम पर x के अलोंग वेलोसिटी क्या है, y के अलोंग कितनी है, z के अलोंग कितनी है, सब पता है। इस टाइम पर एक्सेलरेशन कितना हुआ सारा हमें सब पता है, तो सारी बातें पता है। किसी ने अगर मुझसे पूछ लिया सर बताओ पार्टिकल की पोजिशन क्या है, x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। एक्स कोऑर्डिनेट किसी भी टाइम पर ये रहा, वाई कोऑर्डिनेट ये रहा, जेड कोऑर्डिनेट ये रहा। यही हाल बेटा वेलोसिटीज का है, यही बात बेटा एक्सेलरेशन, सब पता है अपने। एक बात और बहुत ही आसान सी है, तो किसी भी टाइम पर कोई मुझसे डिस्प्लेसमेंट पूछेगा, पोजीशन पूछेगा, बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा टफ है बस बताएंगे। लेकिन अगर किसी ने अगर मुझसे इस चार्ज पार्टिकल के द्वारा टी टाइम के अंदर कितनी डिस्टेंस ट्रेवल्ड है ये पूछा, देखो कितना खतरनाक मोशन है, यूं
यूं। लेकिन टी टाइम के अंदर कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है, मतलब इस हेलिक्स के अलोंग कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, अगर ये पूछा तो यूं निकाल दूंगा। भले ही कितना ही खतरनाक मोशन क्यों ना हो, लेकिन डिस्टेंस ट्रेवल तो वीटी होगा। कैसे? पूरे रास्ते स्पीड तो कांस्टेंट है ना, तो चाहे कितने भी घटिया रास्ते से किधर ही भागा हो, लेकिन पूरे रास्ते तेरी अगर स्पीड कांस्टेंट है v, तो जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा तो वीटी होगी ना। तो स्कूल से भागा और 5 मीटर पर सेकंड से लगातार भागता रहा भागता रहा भागता रहा भागता रहा भागता रहा भागता रहा, लगातार 300 सेकंड तक भागता रहा। अब मुझे क्या मतलब तू किधर से किधर भागा, किसी नाली में गिरा है ना, किसी है ना गाड़ी के सामने आया, कुछ भी क्या होगा, मुझे तो पूरा विश्वास है कि तूने उन 300 सेकंड के अंदर डिस्टेंस ट्रेवल किया 5 इंटू 300, 150 मीटर। तो मुझे क्या मतलब है कि बेटा एक्स के लॉन्ग वेलोसिटी कितनी है, वाई के लॉन्ग कितनी है, हो रही होंगी चेंज। पूरे रास्ते अगर तेरी स्पीड कांस्टेंट है तो ऑब्वियस बात है कि डिस्टेंस ट्रेवल ऑफ कोर्स स्पीड इनटू टाइम। समझ गए होंगे। अब चलिए बेटा एक लास्ट पॉइंट और, इसी में लास्ट पॉइंट और, जिसे मैं पिच बोल रहा हूं। देख, एक्स एक्सिस के अलोंग तेरी वेलोसिटी कांस्टेंट है v cos थीटा, और पूरा चक्कर काटने में टाइम लग रहा है कैपिटल टी या फिर 2 पाई m अपॉन क्यू बी। तो उस पूरे एक चक्कर काटने के दौरान एक्स एक्सिस के अलोंग पार्टिकल थोड़ा आगे चल लिया है। दिस डिस्टेंस इज नोन एज पिच लेंथ। फिर से बोलूं, देख पूरा चक्कर काटने में टाइम लगता है कैपिटल टी, जिसकी वैल्यू आती है 2 पाई m अपॉन क्यू बी। लेकिन जब तू पूरा चक्कर काट रहा है तो चार्ज पार्टिकल यहीं थोड़ी खड़ा है, लगातार v cos से सामने जा रहा है। तो ऑब्वियस बात है जब तक तूने पूरा चक्कर काटा है तब तक चार्ज पार्टिकल ने सामने की तरफ डिस्टेंस ट्रेवल कर ली है, एंड दिस डिस्टेंस ट्रेवल विल बी ऑफ कोर्स एक्स एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। एक्स एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी कांस्टेंट है v cos थीटा और टाइम की वैल्यू है 2 पाई m अपॉन क्यू बी। ये बड़ा भाई पिच लेंथ। और पहली बार जहां से निकला, फिर पहली बार एक्स एक्सिस को टच किया, ये दूरी है पिच लेंथ। फिर पहली बार और दूसरी बार जब टच किया, ये है पिच लेंथ। दूसरी बार और तीसरी बार टच किया, उसे पिच लेंथ। और सारी पिच लेंथ बराबर बराबर होगी। क्यों? क्योंकि इस रास्ते स्पीड भी कांस्टेंट है और चक्कर काटने का टाइम भी उतना ही है। तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग वेलोसिटी भी फिक्स है और एक्स एक्सिस को टच करने का जो टाइम इंटरवल है वो भी फिक्स है। तो ऑब्वियस बात है कि पिच लेंथ तो यूनिफॉर्म होगी। तो इस केस में आपकी जो पिच लेंथ है वो ऑफ कोर्स बेटा यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, और उसकी वैल्यू आएगी v cos थीटा इंटू 2 पाई m अपॉन क्यू बी। चलो बेटा मैं इसको एक बार के लिए p लिख देता हूं। अब एक बात और, पार्टिकल कहां से स्टार्ट होता है? पहली बार 0,0,0 से। अगली बार x एक्सिस को जब टच करेगा तो y और z कोऑर्डिनेट तो 0 हो जाएंगे और ये लेंथ हो जाएगी p मतलब पिच लेंथ। अगली बार जब x एक्सिस को टच करेगा तो y और z कोऑर्डिनेट तो 0 हो जाएंगे और ये लेंथ हो जाएगी 2p। अगली बार जब x एक्सिस को टच करेगा तो y और z कोऑर्डिनेट 0 और ये डिस्टेंस जाएगी 3p। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि चार्ज पार्टिकल जब x एक्सिस को टच करेगा तो उस टाइम पर उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे सम इंटीजर टाइम्स p, 0, 0। y और z कोऑर्डिनेट तो 0 होंगे क्योंकि x एक्सिस को टच कर रहा है, और x कोऑर्डिनेट जो होगा वो ऑफ कोर्स इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पिच लेंथ। तो मैं बड़े आराम से कह सकता हूं कि चार्ज पार्टिकल will touch x-axis at np, 0, 0। बेटा n क्या है? n कोई भी होल नंबर। बेटा होल नंबर पॉजिटिव होता है ना, 0, 1, 2, 0 तो इसलिए कि बेटा स्टार्ट ही 0,0,07। बस इतनी सी बात है। आई होप सारे के सारे बातें याद रखोगे। हालांकि मैंने कुछ ज़्यादा ही डिटेल में समझा दिया, बट फिर भी थोड़ी बहुत एक मोशन की भी फीलिंग आई होगी, फोर्सेस की फीलिंग भी आई होगी। चलिए बेटा आगे चलते हैं। जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड या ना तो पैरेलल हो ना परपेंडिकुलर हो तो क्या होगा। तो चलिए मैं एक बार फिर से इस बात को रिपीट करता हूँ कि एग्जैक्टली सिचुएशन क्या है। ये बेटा मान लीजिए आपके पास एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, बाहर की तरफ आती हुई जेड एक्सिस। आपकी जो वेलोसिटी है चार्ज पार्टिकल के पास वो वेलोसिटी, अच्छा हाँ, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक्स एक्सिस के अलोंग है और जो भी मैग्नेटिक फील्ड है वो आपके पास यूनिफॉर्म है। ठीक है,
ये वेलोसिटी ना तो हमने मैग्नेटिक फील्ड की तरफ रखी है, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की तरफ रखते तो कोई फोर्स ही नहीं लगता, फिर चार्ज पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से लगातार मूव करता रहता। ना ही मैंने ये वेलोसिटी जो है ये पूरी तरह से मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखी है, अगर परपेंडिकुलर रखता तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता। मैंने क्या कर दिया कि कुछ ना कुछ एक एंगल बना दिया, मैंने इस क्यू चार्ज को, एम मास को मैग्नेटिक फील्ड से एक्स एक्सिस से एंगल थीटा पर एक्स वाई प्लेन के अंदर ऐसे फेंक दिया वी वेलोसिटी से। अब मैं इसका मोशन जज करना चाहता हूँ, करेंगे बेटा। इसका मोशन जज करने के लिए काम करते हैं कि बेटा इसकी वेलोसिटी के हम दो कंपोनेंट कर लेते हैं, एक्स एक्सिस के अलोंग वी कॉस थीटा और वाई एक्सिस के अलोंग आपका वी साइन थीटा। ये जो सामने की तरफ वी कॉस थीटा है ये तो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ ही है, तो ऑफ कोर्स इस वेलोसिटी के, ये वेलोसिटी अगर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ है तो बेटा इसके कारण तो किसी प्रकार का फोर्स लगना है नहीं, ये वाले वेलोसिटी तो कांस्टेंट ही रहेगी। सर कांस्टेंट क्यों रहेगी? एक्स एक्सिस के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड है तो ये बात तय है कि मैग्नेटिक फोर्स एक्स एक्सिस के अलोंग तो नहीं लग सकता, क्योंकि जो फोर्स होता है वो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर लगता है। एक्स एक्सिस के अलोंग कोई फोर्स नहीं लग सकता, तो एक्स एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन जीरो है। एक्स एक्सिस के अलोंग अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो एक्स एक्सिस के अलोंग पूरे रास्ते वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी एंड दैट वेलोसिटी विल रिमेन u cos थीटा। किसी भी टाइम t पर x एक्सिस के अलोंग जो कोऑर्डिनेट होगा बट दैट विल बी ऑफ कोर्स u cos थीटा इनटू t बिकॉज x एक्सिस के अलोंग की वेलोसिटी कांस्टेंट है। अब चिंता करते हैं बेटा अपने yz प्लेन के अंदर, मैग्नेटिक फील्ड अगर x एक्सिस के अलोंग है तो ऑब्वियस बात है कि मैग्नेटिक फोर्स जो होगा वो yz प्लेन में लगेगा। ये रहा y, ये रहा z, मेरी तरफ माइनस z, मेरी तरफ माइनस z। yz प्लेन में अगर देखो तो शुरुआत में वेलोसिटी ऐसे है v साइन थीटा, नेट बटा वेलोसिटी ऐसे तो उसके दो कंपोनेंट किए, ये वाला v कोस्टा, ये वाला v साइन थीटा। तो शुरुआत में जो वेलोसिटी है बड़ा वो y एक्सिस के अलोंग है v साइन थीटा, z एक्सिस बड़ा आपकी तरफ और माइनस z एक्सिस मेरी तरफ। वेलोसिटी है आपके पास v साइन थीटा, मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे, तो बड़ा तुम जानते हो फोर्स किधर आएगा v क्रॉस b, v की तरफ हाथ ले गए, b है ऐसे, v क्रॉस b किया तो फोर्स आया इस तरफ, फोर्स इस तरफ, तो ऑफकोर्स बड़ा सेंटर भी इस तरफ और पार्टिकल का जो मोशन होगा दैट इज गोइंग टू बी सर्कुलर। जो सर्कुलर मोशन होगा उसका रेडियस वगैरह हम बड़ा डायरेक्ट ही लिख सकते हैं। हम कह सकते हैं कि बड़ा वैसे तो रेडियस का फॉर्मूला मेरे प्यारे बच्चे जानते हैं कि दैट इज mv अपॉन qv, लेकिन इस yz प्लेन के अंदर आपकी जो वेलोसिटी है बड़ा वो v थोड़ी है, v साइन थीटा है। तो आप ऐसा कह सकते हो कि आपका जो चार्ज पार्टिकल है उसका मोशन एक्स एक्सिस के अलोंग भी है, उसका मोशन बड़ा yz प्लेन के अलोंग भी है, और उस yz प्लेन, उसका जो नेट मोशन है उस नेट मोशन का जो yz प्लेन में प्रोजेक्शन है वो प्रोजेक्शन सर्कुलर है, और उस प्रोजेक्शन का जो रेडियस है वो आपका mv sin थीटा अपॉन q भी है। तो जरा गौर करते हैं, चार्ज पार्टिकल एक्स एक्सिस के अलोंग लगातार भागे जा रहा है, भागे जा रहा है, भागे जा रहा है, भागे जा रहा है, और yz प्लेन में कांस्टेंट स्पीड से, कांस्टेंट वेलोसिटी से नहीं, वेलोसिटी तो लगातार चेंज हो रही है, चेंज हो रही है, कांस्टेंट स्पीड v sin थीटा से यूं जा रहा है, यूं जा रहा है, यूं जा रहा है। yz प्लेन में मोशन ऐसा है, x एक्सिस के अलोंग मोशन ऐसा है, तो कुल मिलाकर जो नेट मोशन आ रहा है बेटा इट इज कमिंग लाइक दिस, इट इज कमिंग लाइक दिस, इट इज कमिंग लाइक दिस, and this kind of motion is known as your helical motion, but this kind of motion is known as your helical path। तो आप ऐसा कह सकते हो कि जो रिजल्टेंट मोशन है आपका जो बड़ा रिजल्टेंट मोशन है इट विल बी समथिंग लाइक दिस, कि आपकी जो एक्स एक्सिस है जिस तरफ आपकी मैग्नेटिक फील्ड है ये तो एक्ट करेगी एक टेंजेंट की तरह, बड़ा ये तो एक्ट करेगी एक टेंजेंट की तरह। t इज इक्वल्स टू 0 से बड़ा यहाँ से पार्टिकल चलना स्टार्ट होगा, और चलते 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 एक टाइम पीरियड बाद यहाँ कहीं, फिर 2 टाइम पीरियड बाद यहाँ कहीं, फिर 3 टाइम पीरियड बाद यहाँ कहीं, एक एक टाइम पीरियड बाद बड़ा वापस से ये एक्स एक्सिस को इस तरह से टच करेगा, एंड द रिजल्टेंट मोशन विल बी ऑफ कोर्स ए हेलिकल पाथ, विल बी ए हेलिकल पाथ। चार्ज पार्टिकल will touch x axis at, बड़ा t इज इक्वल टू 0 पर तो टच किया ही था, फिर कैपिटल T पर, फिर 2t पर, फिर 3t पर,
फिर 4t पर, फिर 5t पर। एक्स एक्सिस के लॉन्ग उसका मोशन बड़ा लगातार, तुम जानते ही हो कि यूनिफॉर्म मोशन है। तो कुल मिलाकर जो रिजल्टेंट मोशन आएगा प्यारे बच्चों, इट विल कम लाइक दिस। जो रिजल्टेंट मोशन है इट विल कम लाइक दिस, कि आपका जो पार्टिकल है जिसको आपने बेटा वेलोसिटी दी है v sin थीटा, और ये वाला एंगल अगर थीटा है, तो इट्स मोशन विल बी समथिंग लाइक दिस। बट दिस काइंड ऑफ मोशन इज योर हेलिकल पाथ। बट दिस काइंड ऑफ मोशन इज योर हेलिकल पाथ। ठीक है ना। एक बात और, t इज इक्वल्स टू 0 पर एक्स एक्सिस को टच कर रखा था, फिर कैपिटल T टाइम पर फिर से टच करेगा, फिर 2t टाइम पर फिर से टच करेगा, फिर 3t टाइम पर फिर से टच करेगा। एक टाइम पीरियड के अंदर पार्टिकल ने एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, चार्ज पार्टिकल ने एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ये जो डिस्टेंस ट्रेवल की है इसे हम पिच बोल सकते हैं। और जितनी डिस्टेंस इसने पहले टाइम पीरियड में ट्रेवल की होगी उतने ही t से लेकर 2t तक की होगी, उतनी ही 2t से लेकर 3t तक की होगी, क्योंकि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग तो बड़ा की वेलोसिटी कांस्टेंट ही है। तो आप ऐसा भी कह सकते हो कि चार्ज पार्टिकल will touch x axis at, बेटा किसी भी टाइम पर हम x कोऑर्डिनेट बड़े आराम से ले सकते हैं u cos थीटा इंटू टी। कब टच करेगा, कब टच करेगा? एक तो t इज इक्वल टू 0 पर, फिर एक टाइम पीरियड पर, फिर 2 टाइम पीरियड पर, फिर 3 टाइम पीरियड पर, तो n टाइम्स टाइम पीरियड। बेटा हमें टाइम पीरियड लिखना आता है क्या? हाँ बिल्कुल आता है, बिल्कुल आता है, बिल्कुल आता है। एक पूरा चक्कर काटने का टाइम पीरियड जो है वो बेटा हम लोगों ने पहले से याद कर रखा है, 2πm अपॉन QB मल्टीप्लाई विथ n। तो किस किस पॉइंट पर जरा टच कर रहा है, जरा चेक करना। सबसे पहले टच कर रहा है x इक्वल्स टू 0 पर, बेटा n को 0 पुट करते हैं, मेरे पास आ गया। अगली बार टच किया इसने u cos थीटा इंटू 2πm अपॉन QB पर। अगली बार इसने टच किया u cos थीटा इंटू 4πm अपॉन QB पर, बेटा फिर n को 3 रखना। अगली बार इसने टच किया u cos थीटा इंटू 6πm अपॉन QB पर, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। इन सारे कोऑर्डिनेट्स पे लगातार टच कर रहा है। एक बार x एक्सिस को टच किया, फिर अगली बार x एक्सिस को टच किया। ये जो सेपरेशन है इसको हम एक नाम निकाल देंगे पिच। बेटा क्या नाम निकाल देंगे? पिच। और ये बेटा पिच यूनिफॉर्म है, आपकी जो पिच है बेटा वो यूनिफॉर्म है। जो पिच है बेटा दैट विल बी ऑफ कोर्स, पहली बार कहाँ टच किया है? यहाँ पर। अगली बार टच किया है यहाँ पर। इन दोनों का डिफरेंस, या फिर इन दोनों का डिफरेंस, या फिर इन दोनों का डिफरेंस। बेटा आपके पास इट विल बी u cos थीटा इंटू 2πm अपॉन QB। आपकी जो पिच है बेटा वो यूनिफॉर्म। मैं जानता हूं बेटा मोशन थोड़ा सा है ना कॉम्प्लिकेटेड जरूर है, मोशन जो है वो काफ़ी हद तक बेटा ऐसा 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 है वगैरह वगैरह, लेकिन हमें पार्टिकल की किसी भी टाइम पर वेलोसिटी लिखनी आती है, हमें पार्टिकल की किसी भी टाइम पर डिस्प्लेसमेंट लिखना आता है, हमें हर चीज़ बढ़िया तरीके से लिखना आता है। ठीक है, जैसे कोई मुझसे पूछ ले कि सर किसी टाइम पर पार्टिकल के पास वेलोसिटी क्या होगी, बेटा किसी भी टाइम पर पार्टिकल के पास एक्स एक्सिस के अलॉन्ग तो वेलोसिटी u cos थीटा ही रहेगी। हाँ, y और z के अलॉन्ग वेलोसिटी कितनी मैं आपको सिखा चुका हूँ। इस v sin थीटा के दो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट इधर की तरफ और एक कंपोनेंट इधर की तरफ। तो नेट वेलोसिटी विल बी ऑफ कोर्स u cos i कैप प्लस दिस j कैप दिस k कैप। ऐसे ऐसे हम बड़े आराम से वेलोसिटीज लिख सकते हैं। ठीक है, किसी भी टाइम पर कोई मुझसे पूछ ले कि सर आपका जो पार्टिकल है वो है कहाँ पर, किसी भी टाइम पर आपका पार्टिकल कहाँ पर है, मैं बड़े आराम से बोल सकता हूँ किसी भी टाइम पर हमारा पार्टिकल है x, y, z पर। x कोऑर्डिनेट अगेन हमें लिखना आता है u cos थीटा इंटू टी। बेटा y कोऑर्डिनेट अगेन हमें लिखना आता है, दिस इज द y कोऑर्डिनेट कैपिटल R का साइन ओमेगा टी। z कोऑर्डिनेट हमें अगेन लिखना आता है माइनस ऑफ R 1 माइनस कॉस ओमेगा टी। तो हमें किसी भी टाइम पर x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, z कोऑर्डिनेट सारे के सारे लिखने आते हैं। यही नहीं, कोई मुझसे पूछ ले कि सर t टाइम तक, t इज इक्वल्स टू 0 से लेकर t टाइम तक कुल मिलाकर सर ये पाथ लेंथ कितनी होगी, तो मुझसे पूछ ले
कि सर इस पाथ लेंथ कितनी होगी। तो कोई बच्चा बोलेगा सर पाथ लेंथ निकालना तो बहुत ही मुश्किल है। अरे नहीं बेटा, पाथ लेंथ निकालना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। सर कैसे मुश्किल नहीं है, इतना कॉम्प्लिकेटेड सा तो पाथ है, सर मैं पाथ लेंथ कैसे निकालूंगा। बेटा पाथ लेंथ के लिए इतना सोचने की ज़रूरत क्या है। पाथ लेंथ के लिए तुम सीधा बोल सकते हो कि पूरे रास्ते हमारी स्पीड कांस्टेंट है, पूरे रास्ते हमारी स्पीड कांस्टेंट है। और अगर स्पीड कांस्टेंट है तो हम बड़े आराम से बोल सकते हैं कि पूरे रास्ते अगर मैं v स्पीड से अगर चलाऊं तो t टाइम में ऑब्वियस बात है कि जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगी या पाथ लेंथ होगी वो सीधी बेटा कितनी होगी, vt। बेटा कितनी होगी, vt। हाँ, शुरुआत वाले पॉइंट से कोई मुझसे डिस्प्लेसमेंट पूछेगा तो ऑब्वियस बात है रूट ऑफ x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर। ये निकालना तो मुश्किल है, हालांकि हमने इसको भी निकाल लिया, लेकिन पाथ लेंथ निकालना तो और आसान है। भले ही पार्टिकल का रास्ता कैसा ही क्यों ना हो, हेलिकल हो, ये हो, फलाना हो, ढिकाड़ा हो, हमें उससे क्या मतलब है। हमें तो इस बात से मतलब है कि हमारा जो पार्टिकल है वो पूरे रास्ते कॉन्स्टेंट स्पीड से भाग रहा है। और अगर हमारा पार्टिकल सारे रास्ते के कॉन्स्टेंट स्पीड से भाग रहा है तो टी टाइम में कितनी डिस्टेंस चलेगा, ऑफकोर्स बेटा वी टी चलेगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह कोई सवाल आए तो बेटा हम बड़े आराम से इस तरह से इसको निपटा सकते हैं, कोई इतना बहुत बड़ा टास्क है नहीं। ठीक, इसमें बेटा पिच लेंथ वगैरह हल्की फुल्की याद वगैरह होनी चाहिए। ठीक है, जैसे बेटा मैं एक छोटी सी बात और बोलूँ है ना, ऐसा एक सवाल बेटा शीट के अंदर ज़रूर होगा। ठीक है, शीट में एक ज़रूर सवाल होगा, मैं उसका हिंट दे रहा हूँ। शीट में सवाल इस तरह से होगा कि ये बेटा लेट से आपके पास कोई एक्सेस होगी और इस एक्सिस के अलोंग कोई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगी। ठीक है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगी। यहाँ कहीं कोई चार्ज आएगा, Q चार्ज और M मास ऐसे आएगा। इसके पास बड़ा जब आएगा तो वेलोसिटी होगी v, ये वाला एंगल होगा थीटा। हालांकि जब वो एक्चुअल सवाल होगा उसमें वेलोसिटी ना होकर उसमें उसका काइनेटिक एनर्जी हो, तो तुम जानते हो बेटा वो कैसे कन्वर्ट करना है। जो mv है उसको रूट हम 2m के भी लिख सकते हैं, तो वो तो तुम मैनेज कर लोगे। अब सवाल में ऐसा होगा कि यहाँ कहीं कोई टारगेट होगा, यहाँ कहीं कोई टारगेट होगा। ये जो T है ये हमारा टारगेट है, ये जो T है हमारा टारगेट है। सवाल में ये दे रखा होगा कि ऐसा रिलेशन बताओ कि ये चार्ज पार्टिकल टारगेट से टकराए, कि ये चार्ज पार्टिकल टारगेट से टकराए। तो सवाल लिखिए बेटा, मैं इसको सिंपल शब्दों में बोल रहा हूँ, बाकी बेटा हल्का सा थोड़ा सा और चेंज होकर शीट में भी ये वाला सवाल होगा एक्सरसाइज 2 के सब्जेक्टिव वगैरह में कहीं नहीं। ठीक है, तो लिखना चाहिए बेटा, लिखो फाइंड मैथमेटिकल रिलेशन सो दैट चार्ज पार्टिकल स्ट्राइक्स टारगेट। टारगेट टी से बेटा चार्ज पार्टिकल टकराए। अब तुम जानते हो वेलोसिटी ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो ना तो एंगल जीरो है ना एंगल 180 है। बेटा ये जो चार्ज पार्टिकल होगा ये ऑफ कोर्स यूं इस तरह का हेलिकल पाथ के लॉन्ग मूव करता 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 आगे जाएगा आगे जाएगा आगे जाएगा। अगर ये चार्ज पार्टिकल ऐसे हेलिकल पाथ से चलता 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 अगर इस टी पॉइंट से टकराना चाहता है, जो टी पॉइंट इसी एक्सिस के अलोंग है, तो ऑब्वियस बात। अच्छा बेटा मैं एक बात बोलना भूल गया, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ये जो L है ना, ये हमें सवाल के अंदर गिवन है, ये हमें सवाल के अंदर गिवन है। ठीक है, तो ऑब्वियस बात है कि ये वाला चार्ज पार्टिकल अगर इस टी पॉइंट से अगर टकराएगा तो ये जो L है ना, ये इंटीजर टाइम्स पिच लेंथ होनी चाहिए। भाई एक पिच लेंथ में यहाँ से यहाँ पहुँचा, 2 पिच लेंथ में यहाँ से यहाँ पहुँचा, 3 पिच लेंथ में यहाँ से यहाँ पहुँचा। चार्ज पार्टिकल अगर इस टारगेट से टकरा रहा है और टारगेट अगर इसी एक्सिस पर है, तो ऑब्वियस बात है कि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होनी चाहिए वो इंटीजर टाइम्स पिच लेंथ होनी चाहिए, है कि नहीं। या तो ये बेटा यहाँ से यहाँ तक की लेंथ 1 पिच लेंथ के बराबर होनी चाहिए, या 2 पिच लेंथ के बराबर होनी चाहिए, या फिर बेटा 3 पिच लेंथ के बराबर होनी चाहिए, तभी तो चार्ज पार्टिकल इस एक्सिस पर पड़े हुए पार्टिकल से टकरा पाएगा। तो आपको ऐसा बोलना पड़ेगा कि सिर्फ दिस L शुड बी n टाइम्स ऑफ पिच लेंथ। अगर n इज एन इंटीजर, हम कह सकते हैं कि दिस L शुड बी n टाइम्स ऑफ पिच लेंथ। बेटा पिच लेंथ क्या होती है? पिच लेंथ होती है इस तरफ चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम पीरियड। टाइम पीरियड तुम लोग पहले से जानते हो, दैट इज 2 पाई m अपॉन q। ले बेटा, दिस इज द मैथमेटिकल रिलेशन, दिस इज द आंसर। बेटा दिस इज द आंसर, ये हमारा आंसर, ये बेटा हमारा
तो इस तरह के सवाल बेटा हो सकता है कि आपकी शीट वगैरह के अंदर हो, तो आप उनको बड़े आराम से निपटा सकते हो, कोई बहुत बड़ा टास्क ऐसा है नहीं। आगे चलते हैं।